हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अहमदाबाद डिवीज़न के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए जूनियर इंजीनियर के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत जो अहमदाबाद डिवीज़न आते हैं वहाँ पर ये पेपर जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए कंडक्ट करवाया गया था, जो कि CNW डिपार्टमेंट के अंतर्गत 25% रैंकर कोटा के अंतर्गत ये पेपर कंडक्ट करवाया गया था। अगर बात करें एग्ज़ाम डेट की तो अभी हाल ही में 10 फरवरी 2024 को ये पेपर कंडक्ट करवाया गया था। और यह पेपर जो कंडक्ट करवाया गया था वह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT मोड में ये पेपर कंडक्ट करवाया गया था। इसके अलावा हम बात करें तो इस पेपर के अंतर्गत टोटल जो प्रश्न पूछे गए थे वह टोटल 110 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल और केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए कैंडिडेट को पूरे 2 घंटे का समय दिया गया था। इसके अलावा हम आगे देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पर पहले प्रश्न की बात करें तो पूछे गए हैं, इन रेफरेंस टू लेटेस्ट रेलवे बोर्ड इंस्ट्रक्शंस द वैलिडिटी ऑफ BPC ऑफ क्लोज सर्किट रेक ऑफ कंटेनर स्टॉक इज इनहेंस्ड ऑन ट्रायल बेसिस। यानी यहाँ पर बोला गया है कि अभी हाल ही में जो रेलवे बोर्ड का लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन जो जारी किया गया है उसके बेसिस पर अगर बात करें तो जो कंटेनर स्टॉक जो होते हैं उनका जो क्लोज सर्किट के लिए जो BPC की जी वैधता जो ट्रायल बेसिस पर बढ़ाया गया है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो अभी हाल ही में जो रेलवे बोर्ड का लेटर जो आया था 8/12/2023 को जो लेटर आया था उसके आधार पर जो कंटेनर रेक का जो CC रैक के लिए जो BPC की वैधता है वह 9000 किलोमीटर या 30 डेज, इन दोनों में से जो भी पहले हो उस बेसिस पर इसकी जो वैलिडिटी रहेगा। और यह ट्रायल बेसिस जो बढ़ाया गया है यह ट्रायल बेसिस 31 मार्च 2024 तक के लिए यह ट्रायल बेसिस पर बढ़ाया गया है। तो यह लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन के आधार पर क्लोज सर्किट रेक जो है कंटेनर स्टॉक के लिए BPC की वैधता 9000 किलोमीटर या 30 डेज के बेसिस पर ट्रायल बेसिस पर चलेंगे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर C यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यानी निम्नलिखित में से जो स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं इसमें से कौन कौन सही है वो यहाँ पर फाइंड आउट करना है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है कि कंटेनर स्टॉक इज हैविंग अ लोड सेंसिंग डिवाइस फॉर एडजस्टमेंट ऑफ पिस्टन स्टॉक। यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो कंटेनर स्टॉक होते हैं उनमें LSD लगा होता है, यानी लोड सेंसिंग डिवाइस जो लगा होता है वह प्रत्येक बोगी पर 1 की संख्या में लगा होता है। अगर बात करें प्रत्येक कंटेनर जो BLC-A या BLC-B कार वगैरह होते हैं तो प्रत्येक कार के ऊपर अगर पूछा जाए तो एक BLC कार के ऊपर 2 की संख्या में LSD लगे होते हैं, जिनका काम होता है कि जो उनकी जो प्लंजर मूवमेंट जो हमारा लोड एम्प्टी को सेंस करता है उसी के अनुसार हमारा ब्रेक सिलेंडर को अगर एम्प्टी कंडीशन में है तो 2.2 और लोडेड कंडीशन में है तो 3.8 kg का प्रेशर ब्रेक सिलेंडर को भेजा जाता है। तो यहाँ पर उस प्रकार से हमारा जो पिस्टन स्ट्रोक का एडजस्टमेंट किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट बताया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट बोला गया है यहाँ पर कि जो BCN HL वैगन विथ बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर है या APM डिवाइस फॉर दिस पर्पस। यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो BCN HL वैगन जो है हमारा BMBC BS के साथ जो आता है इसमें जो APM डिवाइस यानी ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन डिवाइस जो होते हैं इनका काम होता है कि जो इसमें सेंसिंग आर्म जो लगा होता है उनके मूवमेंट के आधार पर यह तय कर पाते हैं कि यह एम्प्टी लोडेड या लोडेड कंडीशन में हमारा वैगन है, जिसके आधार पर हमारा ब्रेक सिलेंडर को प्रेशर भेजा जाता है और उसी के आधार पर हमारा पिस्टन स्ट्रोक मूवमेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा दोनों जो स्टेटमेंट दिया गया है वो दोनों स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि जो ऑप्शन नंबर होगा वो ऑप्शन नंबर C बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, जिसमें पहला बताया गया है यहाँ पर जो ग्रेफाइट फ्लेक्स आर यूज्ड एज लुब्रिकेंट इन सेंटर पिवेट ऑफ कैसना बोगी। यानी जो मालगाड़ी यानी गुड्स स्टॉक के अंतर्गत जो कैसना बोगी यूज किए जाते हैं
इनमें जो सेंटर पिवेट में जो हम लुब्रिकेंट यूज करते हैं वो लुब्रिकेंट हमारा IS 495 स्टैंडर्ड का होता है, जिसका प्रयोग हम ड्राई कंडीशन में एज ए लुब्रिकेंट के तौर पर सेंटर पिवेट में कैसना बोगी में करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पहला स्टेटमेंट दिया गया वो करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर बात करें हम, तो इन BCNHL वैगन स्टाइकर कास्टिंग प्लेट इज मस्ट चेंज आइटम ऑफ एवरी ROH। यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो हमारा स्टाइकर कास्टिंग प्लेट जो होता है यह मेनली हमारा CVC का पार्ट्स होता है। तो यहाँ पर बोला गया कि जो BCNHL वैगन का जो स्टाइकर कास्टिंग प्लेट है वह प्रत्येक ROH के दौरान चेंज करने का मस्ट आइटम है, क्योंकि इसको इसलिए चेंज किया जाता है ताकि जो हमारा जो सीरियस जो हमारा अनकपलिंग के जो केसेस आते हैं, जो हमारा देखने को मिलता है कि जो हमारा जो स्टाइकर कास्टिंग प्लेट के बियरनेस के कारण हमारा जो अनकपलिंग जो CBC का हो या CBC के सैंक्स को डैमेज करता हो, या इसके अलावा हमारा जो योक पिन जो होल होते हैं उनकी ओवलिटी के केस भी जो टॉप पोर्शन में देखने को मिलता है, ये सारे हमारा इनके कारण ही देखने को मिलता है। इसलिए जब भी हमारा ROH हो या POH हो, दोनों के दौरान हमारा जो स्टाइकर कास्टिंग प्लेट है वह मस्ट चेंज आइटम हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा दोनों स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर C बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है POH पीरियोडिसिटी ऑफ न्यूली बिल्ट वॉक्सवैगन वैगन इज, यानी नए बने वॉक्सवैगन वैगन का जो पीरियोडिक ओवरहॉलिंग की जो आवधिकता होता है वो कितना होता है। तो एज पर IRCA पार्ट 3 के अनुसार अगर बात करें हम, तो वॉक्सवैगन वैगन के केस में अगर वो फर्स्ट टाइम अगर बनने जा रहे हो तो वो 6 ईयर्स के अंतराल पर फर्स्ट टाइम बनेंगे। वहीं अगर सब्सिक्वेंट पीरियड की अगर बात करें हम, तो उसके बाद के जितने भी POH होंगे वॉक्सवैगन वैगन का वो 4.5 ईयर्स के अंतराल पर सब्सिक्वेंट जो पीरियड होंगे उन पर कराए जाएंगे। तो इसका आप ध्यान रखें, यहाँ प्रश्न में पूछे गए हैं न्यूली बिल्ट वॉक्सवैगन वैगन, तो इनका जो पीरियोडिक ओवरऑलिंग कराए जाएंगे वो 6 ईयर्स में कराए जाएंगे। अगर मंथ में बेसिस पर अगर बात की जाए तो 72 मंथ्स हो जाएगा यहाँ पर, जो कि ऑप्शन नंबर D में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर D इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा ROH की अगर बात करें हम, तो वॉक्सवैगन वैगन का जो ROH होता है वह फर्स्ट ROH हो या सब्सिक्वेंट ROH, सारे के सारे ROH 18 मंथ के अंतराल पर किए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है बीच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें पहला बोला गया है C क्लास ODC कैन ओनली मूव्ड ड्यूरिंग डे लाइट, यानी यहाँ पर हम बात करें कि जो ODC होता है, ODC हमारा ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट होता है। जब भी इसका ODC का पेमेंट हम जो नेट क्लियरेंस या जो ग्रॉस क्लियरेंस होता है उनके बेसिस पर हम करते हैं, जिनमें हमारा 3 तरह के जो हम क्लियरेंसेज होते हैं उनके बेसिस पर हम 3 क्लासेस में इनको क्लासीफाई करते हैं, जिसमें A क्लास ODC, B क्लास और C क्लास ODC होते हैं। A क्लास ODC की अगर बात करें हम, तो यह डे और नाइट दोनों के दौरान विथ सेक्शनल स्पीड के साथ विदाउट स्कॉटिंग स्टाफ के साथ यह मूवमेंट कर सकता है। वहीं बात करें B क्लास ODC की, तो B क्लास ODC डे लाइट में विदाउट स्कॉटिंग स्टाफ, जबकि नाइट में विथ स्कॉटिंग स्टाफ के साथ 40 kmph पर रन कर सकता है। जबकि C क्लास ODC की अगर बात करें तो यह केवल और केवल डे लाइट में मूवमेंट करेगा विथ स्कॉटिंग स्टाफ और विथ 25 kmph के साथ यह मूवमेंट करेगा। तो यहाँ पर हमारा पहला स्टेटमेंट तो सही निकला, यहाँ पर C क्लास ODC कैन ओनली मूव्ड ड्यूरिंग डे लाइट, तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर बात करें तो B क्लास ODC हैज़ मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ 40 kmph ओवर ब्रॉड गेज रूट, यानी जो ब्रॉड गेज के रूट्स जो है वहाँ पर B क्लास ODC को मैक्सिमम हम 40 kmph तक रन कर सकते हैं। तो यह भी सेकेंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ अ BLC वैगन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा करेक्ट फॉर्मेशन है BLC वैगन के केस में। चूंकि हम जानते हैं कि BLC वैगन में हमारा एक यूनिट में हमारा 5 कार होते हैं। 5 कार की अगर फॉर्मेशन की अगर बात करें हम, तो दोनों एंड में हमारा एक कार लगा होता है।
और मिडल के जो पोर्शन होते हैं वहाँ पर हमारा बी कार लगे होते हैं 3 की संख्या में। तो इस प्रकार आप जो फॉर्मेशन होगा वो पहले ए कार, फिर बी कार, फिर बी कार, फिर बी कार, और लास्ट में जो हमारा लास्ट पोर्शन होगा फिर से ए कार यहाँ पर अटैच्ड होंगे। तो इस प्रकार से हमारा रेक का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर जो दिया गया है ऑप्शन में वो ऑप्शन नंबर ए इस प्रकार से मैच कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है द ROH पीरियोडिसिटी ऑफ बोस्ट HS वैगन इज, यानी जो बोस्ट HS वैगन के लिए जो रूटीन ओवरहॉलिंग का जो प्रायिकता होगा आवधिकता वो कितना होगा। तो यहाँ पर बोस्ट HS की अगर बात करें एज पर IRCF पार्ट 3, तो इनका जो पीरियोडिक ओवरहॉलिंग जो होता है वो 6 ईयर्स फर्स्ट केस में होता है। जबकि अगर बात करें यहाँ पर POH की बात कर रहे हैं, सेकेंड अगर बात करें सब्सिक्वेंट POH का तो वो 4.5 ईयर्स में इसका सब्सिक्वेंट पीरियड में इसका पीरियोडिक ओवरहॉलिंग किया जाता है। वहीं अगर बात करें ROH का तो बोस्ट HS का ROH जो होता है वह फर्स्ट ROH हो या उसके बाद के जितने भी ROH होंगे वो सारे के सारे 18 मंथ के अंतराल पर कराए जाएंगे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ BCNHL वैगन। BCNHL वैगन का जो कौन सा निम्नलिखित में से पार्ट्स नहीं होगा वो यहाँ पर पूछा गया है। तो स्लाइडिंग डोर्स जो हो BCNHL में सिंपली हमारा जो स्लाइडिंग डोर्स होता है इसमें बाहर खुलने की यहाँ पर समस्या नहीं होते हैं। यहाँ पर ये इसमें जो मूवमेंट होता है डोर का वो स्लाइडिंग डोर के तौर पर होता है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। कॉइल स्प्रिंग प्रयोग किए जाते हैं। कॉइल स्प्रिंग का मतलब यहाँ पर हमारा जो बोगी फ्रेम में जो हमारा स्नबर स्प्रिंग हो या आउटर या इनर स्प्रिंग हो उससे रिलेशन है यहाँ पर। तो इसका ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। साथ ही साथ BCNHL वैगन में हमारा सेंटर सील भी मौजूद होता है, लेकिन जो स्लैकलेस ड्रॉ बार होता है वो हमारा जो एक यूनिट में जो BLC कार में जो 5 कार होते हैं तो B कार जो होते हैं हमारा मिडिल पोर्शन में तीनों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए हमारा स्लैकलेस ड्रॉ बार का प्रयोग किया जाता है। तो यह हमारा BLC वैगन में यूज करते हैं, यहाँ पर BCNHL में नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा BCNHL वैगन का पार्ट्स नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्लैकलेस ड्रॉ बार। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है डिस्टेंस बिटवीन द कंट्रोल डॉट हेड एंड द बैरल ऑफ SAB इज नेम्ड एज, यानी जो स्लैकलेस बैरल के अंतर्गत जो हमारा बैरल ऑफ SAB और कंट्रोलर हेड के बीच की जो दूरी होता है डिस्टेंसेज होते हैं वो हमारा यह डिस्टेंसेज जो होता है हमारा वो उसे हम A डायमेंशन के तौर पर जानते हैं। और नॉर्मली जो हम बात करें A डायमेंशन का तो नॉर्मली हमारा 70 + 2 - 0 mm हमारा A डायमेंशन होता है। वहीं अगर बात करें बोवारन के केस में हमारा A डायमेंशन का तो यह हमारा 27 + 2 - 0 mm होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, A डायमेंशन द डिस्टेंस बिटवीन द कंट्रोलर हेड एंड द बैरल ऑफ SAB। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है बीच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो पहले स्टेटमेंट की अगर बात करें हम तो डट कलेक्टर फिल्टर्स आर रिप्लेस्ड इन एवरी ROS शेड्यूल्स, यानी जो डट कलेक्टर का जो फिल्टर होता है उसे रिप्लेस किया जाता है प्रत्येक ROS शेड्यूल के दौरान में। तो यहाँ पर हम बात करें अगर कि डट कलेक्टर को यह एक हमारा मेजर रोल प्ले करता है जब भी हमारा कोई DB के माल फंक्शनिंग की समस्या हो, जिसके बाद जो सब्सिक्वेंट में जो हमारा ब्रेक बाइंडिंग जो आते हैं सर्विसेज के दौरान, तो यह हमारा जो फिल्टर है डट कलेक्टर का वो मेजर पार्ट्स जो रोल प्ले करता है, जिसके कारण हमारा जो प्रत्येक ROH के दौरान हमारा या POH के दौरान तो चेंज होता ही है, लेकिन जब भी हमारा वैगन रूटीन ओवरहॉलिंग के लिए ROH के दौरान जाता है तो यहाँ पर हमारा जो डट कलेक्टर का फिल्टर हो इसको चेंज करना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर हमारा पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें सेकेंड स्टेटमेंट का तो एमी वाशर्स आर टू बी रिप्लेस्ड ऑन कंडीशन बेसिस ड्यूरिंग ROH। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि जब भी हमारा इस
आरओएच के दौरान जाता है तो एयर ब्रेक सिस्टम के अंतर्गत हमारा देखा जाता है कि डट कलेक्टर फिल्टर्स हो या डट कलेक्टर वाशर जिसे हम ओ रिंग बोलते हैं, रबर गैस्केट हो या एमी बासस हो, ये जितने भी हमारे लीकेज वाले जो पार्ट्स होते हैं इनके जो बासस वगैरह होते हैं इनको मस्ट चेंज आइटम रखा गया है रूटीन ओवरहॉलिंग के दौरान। तो यहाँ पर यह स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा सेकेंड स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पर कंडीशनल बेसिस पर नहीं बल्कि यहाँ पर यह मस्ट चेंज आइटम होता है, जिसे चेंज करना ही होता है। तो यहाँ पर हमारा केबल और केबल पूछा गया था कि नॉट करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है यहाँ पर, तो केबल और केबल दूसरा जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है सेलेक्ट लिस्ट बैरल एडजस्ट क्लियरेंस बिटवीन, यानी जो ऐसे भी होता है वो क्लियरेंस किसके बीच एडजस्ट करता है, तो जो हमारा चक्के होते हैं और चक्के में जो हमारा ब्रेक ब्लॉक लगे होते हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है उनको मेंटेन करने का हमारा सेलेक्ट लिस्ट बैरल करता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो पहले स्टेटमेंट बोला गया है कि बीटीपीएन इज अ टैंक वैगन, यानी जो बीटीपीएन होता है वो एक टैंक वैगन होता है। तो यहाँ पर साफ साफ जो हमारा नेम होता है कि बी से यहाँ पर बोगी टैंक वैगन फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट विथ ईयर ब्रेक न्यूमेटिक सिस्टम, जो हमारा ईयर ब्रेक के साथ आता है। यह इस प्रकार बीटीपीएन का फुल फॉर्म होता है, जिसमें जो टी होता है हमारा वर्ड वो टैंक को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर बोला गया है बीटीपी GLN के बारे में बोला गया है। तो यह इसका जो आरओएच जो इंटरवल है इसका आरओएच इंटरवल की अगर बात करें तो यह बोला गया है सेकेंड स्टेटमेंट में कि 24 मंथ्स में होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो BTPGLN जो होता है वो सिंपली हमारा बोगिन टैंक फॉर पेट्रोलियम जो लिक्विफाइड गैस होता है LPG गैस उनका इसको कैरी करने में या BTPGLN जो वैगन होता है उनका उपयोग किया जाता है। तो इनका हम बात करें अगर तो इनका POH जो होता है वह 4 ईयर के अंतराल पर, जबकि ROH की अगर बात करें हम तो 24 मंथ्स के अंतराल पर किया जाता है। तो यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा सही दिया गया है कि जो BTPGLN की जो ROH किए जाएंगे वो 24 मंथ्स पर किए जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है ट्विन पाइप अरेंजमेंट ऑफ ईयर ब्रेक स्टॉक रिड्यूसेज, यानी जो ट्विन पाइप अरेंजमेंट के साथ जो ईयर ब्रेक सिस्टम होते हैं वो क्या रिड्यूस करते हैं। तो सिंपली हम जानते हैं कि जब भी नॉर्मली हमारा जो ब्रेक एप्लीकेशन टाइम होता है 3 to 5 सेकेंड होता है, जबकि रिलीजिंग टाइम की अगर बात करें हम तो सिंगल पाइप में हमारा रिलीजिंग टाइम हमारा जो लगता है वो 45 से लेकर 60 सेकेंड के बीच होता है। वहीं अगर बात करें ट्विन पाइप में तो ट्विन पाइप में रिलीजिंग टाइम हमारा 15 से लेकर 20 सेकेंड के बीच होता है। तो यह जो रिड्यूस करता है ट्विन पाइप सिस्टम जो हमारा होता है और जो नॉर्मली हमारे जो रिलीजिंग टाइम होते हैं उनके टाइमिंग में वो रिड्यूस करने का काम करता है। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रिलीज टाइम। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है इन C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व विच सब असेंबली हेल्प्स इन मैनुअल रिलीज ऑफ ब्रेक्स। यहाँ पर बोला गया कि जो C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व होते हैं उनका जो सब असेंबली होता है कौन सा, यहाँ पर नाम पूछे गए हैं जो मैनुअल रिलीज करने में काफ़ी जो ब्रेक्स के जो मैनुअल रिलीज होते हैं उनको रिलीज करने में काफ़ी हेल्प सहायता पहुँचाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें अगर C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व का तो सिंपली हम यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारा DB हो गया, यहाँ पर CR हमारा कॉमन पाइप ब्रैकेट के जरिए होता है, यहाँ से हमारा ब्रेक पाइप का कनेक्शन आता है और यहाँ पर हमारा ER सिलेंडर होता है। ER सिलेंडर भी हमारा DB से कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ब्रेक पाइप से प्रेशर जो आता है उनसे प्रेशर आने के बाद यहाँ पर हमारा जो प्रेशर जाता है
कंट्रोल रिजर्वायर जो चार्ज होता है वो हमारा कट ऑफ वाल्व के जरिए हमारा सीआर चार्ज होता है। जबकि हम बात करें एआर टैंक का, तो एआर टैंक हमारा एआर चेक वाल्व जो डीबी के अंतर्गत लगा होता है, इसके माध्यम से वो चार्ज होता है। जब यह चार्ज हो जाता है, फिर जब लोको पायलट के द्वारा जो भी बीपी पाइप्स का जो प्रेशर ड्रॉप किए जाते हैं, इस दौरान जो हमारा प्रेशर में जो चेंजेज अचानक से आते हैं, यह चेंजेज हमारा डीबी के अंतर्गत जो लार्ज डायफ्राम होता है वहाँ पर जो हॉलो स्टीम के अंतर्गत काफ़ी चेंजेज अचानक से देखने को मिलता है, जिसके कारण जो डीबी के अंतर्गत जो हॉलो स्टीम जो होते हैं वह ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाता है, जिससे जो हमारा प्रेशर है, जो एआर टैंक का प्रेशर, वो ब्रेक सिलेंडर में जाने लगता है। और इसको हमारा जो प्रेशर जाता है वो हमारा मेन वाल्व जो होता है हमारा, इनके मदद से हमारा ब्रेक सिलेंडर के अंतर्गत जाता है। और इसके बाद हमारा लिमिटिंग डिवाइस लगा होता है डीबी के अंतर्गत, जो इसे मॉनिटर करता है कि जो ब्रेक सिलेंडर का जो मैक्सिमम प्रेशर जो 3.8 होता है, यहाँ तक ही उसको मैक्सिमम प्रेशर दिया जाए। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि कटअप वाल्व के जरिए हमारा सीआर को चार्ज किया जाता है, एआर को हमारा एआर चोक वाल्व के जरिए चार्ज किया जाता है। जबकि ब्रेक सिलेंडर में जब हमारा प्रेशर जाता है तो वह मेन वाल्व जो होता है हमारा डीबी का, उसके जरिए जाता है। उसी के बाद वहाँ पर हमारा लिमिटिंग डिवाइस लगा होता है, जिससे 3.8 kg का प्रेशर को मैक्सिमाइज रखा जाता है, ताकि ब्रेक सिलेंडर में इससे ज़्यादा प्रेशर ना जाए। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया था कि जो मैनुअल रिलीज किया जाता है ब्रेक्स का, वह कौन सा सब असेंबली इसमें सहयोग करता है। तो इसमें हम बात करें कि जो लिमिटिंग डिवाइस, तो ऑप्शन के अनुसार अगर चले हम, तो लिमिटिंग डिवाइस का काम ऑप्शन नंबर बी में उसका काम है 3.8 kg प्रेशर को मैक्सिमाइज तक रखना होता है। सी है जो मेन वाल्व है, वो हमारा एआर से जब भी प्रेशर ब्रेक सिलेंडर को जाता है वो मेन वाल्व के जरिए ही जाता है। जबकि जो यहाँ पर डबल रिलीज वाल्व होता है वो हमारा डीबी डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व का एक पार्ट्स है, जो हमारा मैनुअल रिलीज करने में सहायता प्रदान करता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, नक्कल फेलियर ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ ट्रेन में लीड्स टू। नक्कल फेलियर जो मूवमेंट के दौरान होता है वह इसका रिजल्ट क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका प्रभाव होता है कि हमारा ट्रेन पार्टिंग का समस्या आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ट्रेन, चूंकि आप जानते हैं कि जो नक्कल जो है हमारा, वह नक्कल को 4 जोन में क्लासिफाई किया गया है, जिसे हम ए बी सी डी के आधार पर डिनोट करते हैं। और इस जोन में कहाँ से क्या दिक्कत आए उसके आधार पर वह फेलियर का कॉजेज बन सकता है। तो यहाँ पर जो नक्कल का फेलियर होगा वह ट्रेन पार्टिंग के कॉजेज बन सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हम बात करें अगर, तो पूछे गए हैं बीच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, वह यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर बोला गया पहला स्टेटमेंट कि थिन फ्लेंज इज अ व्हील डिफेक्ट्स, यानी जो व्हील डिफेक्ट्स में जो थिन फ्लेंज आते हैं वो व्हील का एक डिफेक्ट्स का पार्ट्स होता है। इसके अलावा हमारा जो शार्प फ्लेंज हो हमारा, इसके अलावा हम बात करें फ्लैट टायर का, फ्लैट टायर के अलावा हमारा डिप फ्लेंज भी होता है। ये कई सारे हमारे जो डिफेक्ट्स होते हैं वो व्हील के ऊपर ही आते हैं, तो यह व्हील डिफेक्ट का एक पार्ट्स होता है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सेकेंड की अगर बात करें हम, तो व्हील डिस्टेंस गेज शुड बी यूज्ड विथ लेवल गेज फॉर एक्यूरेसी, यानी यहाँ पर बोला गया कि जब भी हम व्हील डिस्टेंस गेज को लेते हैं, यूज करते हैं, तो उसे लेवल में होना चाहिए एक्यूरेसी, ताकि हमारा जो उसका मेजरमेंट आए वो प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ आए। तो यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट की अगर बात करें यहाँ पर, तो यूएसटी टेस्ट यानी अल्ट्रासोनिक टेस्ट ऑफ एक्सल इज डन इन एवरी ROH शेड्यूल। जब भी वैगन का ROH होने के लिए जाता है तो वहाँ पर एक्सल का UST किया जाता है प्रत्येक ROH के दौरान। तो यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। UST के माध्यम से जो हमारा एक्सल के ऊपर जो इंटरनल क्रैक्स होते हैं उनको यह डिटेक्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पर हमारा ऑल ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी उत्तर सही रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, परमिसिबल डायमीटर वेरिएशन इन व्हील ऑन सेम एक्सल, सेम बोगी और सेम वैगन
ऑफ अ गुड्स ट्रेन, यानी मालगाड़ियों में जो चक्के के ऊपर अधिकतम जो परमिसिबल व्हील ट्रेड जो डायमीटर में जो अंतर आता है, जो कि हमारा सेम एक्सल पर हो, सेम बोगी पर हो या सेम वैगन पर हो, वो कितना कितना होगा। तो यहाँ पर हम बात करें वैगन के केस में हमारा सेम एक्सल में 0.5 mm, सेम बोगी के ऊपर हमारा 13 mm और सेम वैगन के ऊपर हमारा 25 mm तक मैक्सिमम परमिट होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, ड्यूरिंग एप्लीकेशन ऑफ हैंड ब्रेक इन BBJI वैगन द ब्रेक्स इज अप्लाइड ऑन व्हील्स, यानी कितने व्हील्स पर ब्रेक अप्लाई होगा जब भी हम BBJI जो ब्रेक बान होता है उस पर हैंड ब्रेक हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि जो हमारा BBJI वैगन में हमारा 2 ICF बोगी का प्रयोग किया जाता है। तो ICF बोगी की यहाँ पर हम बात करें, 2 इस प्रकार हमारा बोगी होता है, 2 एक्सल हमारा इस प्रकार से हो गए। प्रत्येक बोगी में दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में हमारा ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन मूवमेंट होता है। जो हैंड ब्रेक होता है हमारा, उसका कनेक्शन हमारा किसी एक ब्रेक सिलेंडर के साथ होता है, जिससे जब भी हम हैंड ब्रेक अप्लाई करते हैं ब्रेक बान के अंतर्गत BBJI के केस में खासकर, तो इसमें हमारा केवल एक ब्रेक सिलेंडर से कनेक्शन होने के कारण केवल उसी ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन स्ट्रोक बाहर की तरफ आता है। तो केवल उसी के ऊपर हमारा जो ब्रेक अप्लाई होगा वो केवल और केवल उसी पार्टिकुलर एक्सल के ऊपर हमारा ब्रेक अप्लाई होगा। तो इस प्रकार हमसे प्रश्न पूछा गया था नंबर ऑफ व्हील्स का। तो व्हील्स अगर बात करें तो 0-1 एक्सल पर हमारा ब्रेक अप्लाई होगा। व्हील्स की अगर बात करें तो टोटल 2 व्हील्स पर ही केवल ब्रेक अप्लाई होंगे जब हम हैंड ब्रेक अप्लाई करेंगे BBJI ब्रेक बान के अंतर्गत। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू डिटेक्ट सरफेस क्रैक्स, निम्नलिखित में से कौन सा जो मेथड होगा, प्रक्रिया होगा, जिसका प्रयोग करके हम सरफेस क्रैक्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें अगर कि जो DPT मेथड होता है, डाई पेंट्रेशन टेस्ट, यह हमारा NDT का पार्ट्स होते हैं, यानी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जो होता है इनका पार्ट्स होता है DPT यानी डाई पेंट्रेशन टेस्ट, जिसके माध्यम से हम कोई भी मटेरियल जिसका हमारा सरफेस क्रैक्स को डिटेक्ट करना हो उसका हम पता लगा सकते हैं। इसमें सिंपली DPT में हमारा सबसे पहले क्लीनर का प्रयोग किया जाता है। क्लीनर के बाद हमारा जो प्रिंटर होता है जो कि रेड कलर में होते हैं हमारा, और उसके बाद प्रिंटर का यूज करने के बाद हमारा डेवलपर का यूज किया जाता है जो कि वाइट गाढ़े कलर में होते हैं। तो जब भी हम प्रिंटर के बाद जैसे ही हम डेवलपर का यूज करते हैं और वाइट के ऊपर जैसे ही हमारा इंटरनल से हमारा रेड कलर उभर कर आता है अगर, तो इससे यह पता चलता है कि वहाँ पर पार्टिकुलर सरफेस में हमारा क्रैक्स उभर हो रखा है। तो यहाँ पर हम जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। DP टेस्ट यानी डाई पेंट्रेशन टेस्ट, जिसके माध्यम से हम किसी मटेरियल का जो हमारा सरफेस क्रैक्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो यहाँ पर फाइंड आउट करना है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि राइडिंग इंडेक्स ऑफ ICF कोच इज 3.5, यानी ICF कोच का जो राइडिंग इंडेक्स होता है वह 3.5 होता है, जबकि LHB का जो राइडिंग इंडेक्स होता है वह 2.5 होता है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट तो सही है। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर बात करें तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ LHB कोच इज 160 kmph, यानी जो LHB कोच की जो मैक्सिमम स्पीड होगा वो 160 kmph तक होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, मिनिमम बफर हाइट ऑफ कोच फ्रॉम रेल लेवल, जो कोच का बफर हाइट जो होता है वो मिनिमम कितना होगा फ्रॉम रेल लेवल से। तो कोच के केस में हम बात करें अगर कोच या वैगन हो, मिनिमम जो होता है वह 1030 mm, और मैक्सिमम की अगर बात करें हम तो मैक्सिमम 1105 mm बफर हाइट होता है फ्रॉम रेल लेवल से। तो यहाँ पर मिनिमम पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए 1030 mm इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, इन एम्प्टी कंडीशन, इन खाली अवस्था में
जो वोक्सवैगन का जो पिस्टन स्ट्रोक होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पर सिंपली हम बात करें कि वोक्सवैगन जो है इनका एम्प्टी कंडीशन में जो पिस्टन स्ट्रोक होगा वह 85 ± 10 mm होता है, 85 ± 10 mm। वहीं लोडेड की अगर बात करें तो यह 130 ± 10 mm इसका पिस्टन स्ट्रोक होता है। तो यहाँ पर एम्प्टी कंडीशन में पूछे गए थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 85 ± 10 mm। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है मिनिमम फ्लैंज थिकनेस ऑन बॉर्न व्हील प्रोफाइल। यहाँ पर WWP का प्रयोग किया गया है। बॉर्न व्हील प्रोफाइल का लाने का मकसद है कि जो हमारा व्हील को ज़्यादा से ज़्यादा लंबे पीरियड तक यूज में लिया जा सके। तो इसमें बोला गया कि जो मिनिमम फ्लैंज थिकनेस होगा वो कितना होगा। तो मिनिमम फ्लैंज थिकनेस जो होता है बॉर्न व्हील प्रोफाइल के केस में वह 20 mm मिनिमम होता है और मैक्सिमम की बात करें तो 28.5 mm इसका मैक्सिमम होता है फ्लैंज थिकनेस बॉर्न व्हील प्रोफाइल का। तो यहाँ पर हमसे मिनिमम पूछा गया था, तो मिनिमम 20 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है प्राइमरी सस्पेंशन यूज्ड इन फ्लैट बोगी इज। फिएट बोगी में यहाँ पर फिएट बोगी बोला गया है कि जो फिएट बोगी में जो LHB कोचेज में यूज में लिया जाता है, तो फिएट बोगी में जो हमारा जो प्राइमरी सस्पेंशन के तौर पर यूज में लिया जाता है वो हमारा प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर होता है और सेकेंड हमारा जो स्प्रिंग लगा होता है कॉइल स्प्रिंग वह डबल नेस्टेड कॉइल स्प्रिंग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जबकि सेकेंड स्प्रिंग के पास हमारा एयर बेल्लो लगा होता है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल गाइडेंस ऑफ फिएट बोगी इज मेड बाय। यानी जो फिएट बोगी में जो लेटरल एवं लॉन्गिट्यूडनल गाइडेंस किए जाते हैं वो किसके माध्यम से किए जाते हैं। तो वो प्राइमरी सस्पेंशन के पास जो हमारा कंट्रोल आर्म लगा होता है इसके माध्यम से ही हम लेटरल एवं लॉन्गिट्यूडनल गाइडेंस फिएट बोगी का किया करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है बीच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला बोला गया है कि BPC ऑफ ब्लास्ट ट्रेन इज वैलिड फॉर 30 डेज। तो जो ब्लास्ट ट्रेन जो होता है ब्लास्ट इनका जो BPC की जो वैधता होता है वो 30 डेज के लिए होता है, ये सही दिया गया है। जबकि सेकेंड स्टेटमेंट की अगर बात करें हम तो G95 जो RDSO टेक्निकल पैम्पलेट्स दिया गया है इसके अंतर्गत कैसना बोगी का इंस्पेक्शन एवं मेंटेनेंस से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस RDSO टेक्निकल पैम्पलेट्स के अंतर्गत बताए गए हैं। तो यहाँ पर हमारा दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है इन रेफरेंस टू WSP यानी व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन डिवाइस कोड इन नॉर ईयर ब्रेक सिस्टम ऑफ LHB कोच बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पर बोला गया है कि जो LHB कोच के अंतर्गत जो एयर ब्रेक सिस्टम में जो हमारा नॉर टाइप में जो WSP कोड्स होते हैं माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर में, तो वहाँ पर बोला गया कि अलग अलग कोड्स के लिए यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट जो दिया गया है कि 99 सिस्टम हेल्दी, यहाँ पर जो 99 शो करेगा तो इसका मतलब है कि जितने भी सिस्टम है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है सही पूर्वक। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर बात करें यहाँ पर 7201, तो 72 सिंपली यहाँ पर हम बात करें तो परमानेंट फॉल्ट एट वन व्हील सेट यानी 1 एक्सल या 1 व्हील सेट बोल सकते हैं। तो यहाँ पर 1 एक्सल के लिए हमारा 72 हो जाएगा, जबकि जो थर्ड स्टेटमेंट दिया गया है वो 73 के रिगार्डिंग दिया गया है। तो इसमें मोर देन 1 एक्सल यानी मल्टीपल एक्सल पर अगर फॉल्ट परमानेंट फॉल्ट आता है तो यहाँ पर 73 इसके लिए होता है। जबकि फोर्थ स्टेटमेंट की अगर बात करें यहाँ पर तो बोला गया है कि 95 सिस्टम हेल्दी बट सिस्टम हैज लॉग्ड प्रीवियस फॉल्ट एंड सर्विसेबल। यानी यहाँ पर बोला गया कि जो 95 कोड के अंतर्गत सर्विस तो हेल्दी होता है लेकिन जो प्रीवियस जो फॉल्ट्स होते हैं वो दोबारा पुनः वो लॉग हो जाते थे।
तो यह जो होता है वो हमारा वोलाटाइल फॉल्ट्स के तौर पर डिनोट करते हैं, जिसमें हमारा जो सिस्टम तो सही पूर्वक कार्य करता है, लेकिन जो प्रीवियस जो फॉल्ट्स होते हैं वो इसमें लॉक्ड हो जाते हैं, जिससे हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर इसे हम वोलाटाइल फॉल्ट्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा चारों स्टेटमेंट सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, इन रेफरेंस टू RDSO लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग द प्रिवेंशन ऑफ व्हील सेलिंग इन LHB कोचेज। यानी LHB कोचेज में जो व्हील सेलिंग वगैरह आते हैं, इनके रिलेटेड प्रिवेंशन को कम किया जाए, व्हील सेलिंग को। इससे रेफरेंस में RDSO द्वारा भी लेटेस्ट में कुछ इंस्ट्रक्शंस बताए गए हैं। तो इसमें बोला गया है कि पहले स्टेटमेंट में कि जो ब्रेक एक्चुएटर जो होज होता है, उनको स्टैंडर्डाइज करके उनको 500 mm कर दिया गया है, उनका लेंथ को। जो ईयर होज, जो ब्रेक एक्चुएटर जो होज होता है, उनके लेंथ को स्टैंडर्डाइज करके 500 mm कर दिया गया है। तो यह स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर बात करें तो 2 फ्लेक्सिबल होजेज फ्रॉम डंप वाल्व 2 बोगीज आर रिप्लेस्ड विथ 650 mm लेंथ टू रिड्यूस रैप्चर एंड स्ट्रेचिंग। यानी यहाँ पर बोला गया कि जो फ्लेक्सिबल पाइप होते हैं डंप वाल्व से बोगी के लिए, इनको रिप्लेस करके अब जो लंबाई कर दिया गया है इनके पाइप का, वह 650 mm कर दिया गया है, ताकि इनको जो इनके पाइप को रेप्चर होने से या स्ट्रेचिंग होने से बचाया जा सके। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है, जो कि नए RDSO पैम्पलेट्स के जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं रिगार्डिंग व्हील सेलिंग के प्रिवेंशन के रिगार्डिंग में, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। थर्ड स्टेटमेंट की अगर बात करें हम, तो डायमीटर ऑफ फ्लेक्सिबल होज इंक्रीज टू 12 mm फ्रॉम सब्सिडेंट एयर। तो यहाँ पर बोला गया है थर्ड स्टेटमेंट के अंतर्गत कि जो फ्लेक्सिबल होज के जो डायमीटर है, इनको इंक्रीज करके अब 12 mm कर दिया गया है, ताकि इनमें जो एयर का सप्लाई हो सब्सिडेंट पर्याप्त मात्रा में कराया जा सके। तो यह भी स्टेटमेंट सही होगा। तो यहाँ पर ऑल द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, इन रेफरेंस टू RDSO लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस इन केस ऑफ प्राइमरी स्प्रिंग फेलियर इन रूट द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ LHB ट्रेन। यानी लेटेस्ट जो इंस्ट्रक्शन जो बोले गए हैं RDSO का बताया गया है, इसमें किसी भी प्रकार का इन रूट के ध्यान रखें, यहाँ पर इन रूट में बोला गया है कि जो प्राइमरी स्प्रिंग फेलियर अगर होता है, इस केस में जो LHB कोचेज का जो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड होगा वह 95 kmph होगा, ये लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन के अनुसार बताया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, इन ईयर स्प्रिंग्स ऑफ LHB कोच द कैपेसिटी ऑफ मेन रिजर्वायर इज। यानी ईयर स्प्रिंग सिस्टम के अंतर्गत जो LHB कोच में जो मेन रिजर्वायर लगा होता है, इनका कैपेसिटी जो होता है AMR टैंक का, वह 150 लीटर का होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर AMR से हमारा AMR टैंक जो होता है हमारा 150 लीटर का, यहाँ से जो हमारा पाइप जाता है एयर बेल्लो के लिए, एयर बेल्लो में जो हमारा एयर रिजर्वायर लगा होता है वह 60 लीटर का लगा होता है। ध्यान रखें 60 लीटर LHB कोच में एयर रिजर्वायर होता है, जो कि एयर बेल्लो के पास लगा होता है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, ड्यूरिंग फुल सर्विस एप्लीकेशन ब्रेक पाइप प्रेशर इज ड्रॉप्ड टू। यानी फुल सर्विस एप्लीकेशन के दौरान जो ब्रेक पाइप का प्रेशर ड्रॉप किया जाता है वो कितने kg से किया जाता है? तो फुल सर्विस एप्लीकेशन के दौरान जो ब्रेक पाइप प्रेशर ड्रॉप किए जाते हैं वह 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द चोक डायमीटर ऑफ गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वाल्व। यानी जो ब्रेक वाल्व के अंतर्गत जो प्रेशर ड्रॉप करने के लिए जो हमारा गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वाल्व होता है, इनका चोक का डायमीटर पूछा गया है, तो वह सिंपली 8 mm का होता है, 8 mm का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, WCB इज अ ट्रांसपोर्टेशन कोड फॉर
यानी जो WCB यूज किया जाता है। तो यहाँ पर CB जो होता है वो हमारा पेंट्री कार के लिए यूज किया जाता है, जबकि W हमारा वेस्टिबुल को इंडिकेट करता है, यानी वेस्टिबुल पेंट्री कार जो होगा वो WCB के लिए ट्रांसपोर्टेशन कोड होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ फीचर्स ऑफ तेजस LHB कोच, यानी जो तेजस LHB कोच के लिए जो निम्नलिखित में से कौन सा फीचर्स होंगे। तो इसमें हमारा न्यूमेटिक स्लाइडिंग डोर्स होता है, प्रेशराइज स्लाइडिंग डोर्स, डिजिटल डेस्टिनेशन बोर्ड होते हैं जहां पर डिजिटलाइज रूप में डेस्टिनेशन को मेंशन किया जाता है। इसके अलावा इसमें जो प्रोविजन होता है बॉय वैकम टॉयलेट्स का, तो ये सारे फीचर्स के साथ जो तेजस LHB कोच होते हैं इनमें प्रावधान फीचर्स किए गए हैं। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग कोच इज इक्विप्ड विथ अ फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम FDSS, यानी फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम, फायर को डिटेक्ट कर सके और उसको सप्रेस के बुझा सके, इनके लिए एक अलर्ट FDSS सिस्टम लाया गया था। यह कौन से कोच के साथ इक्विप्ड होता है वो ऑप्शन में यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सिंपली जो हमारा FDSS जो सिस्टम होता है हमारा, वो हमारा जो लगा होता है वो या तो WCB यानी पेंट्री कार में लगा होता है, या तो जो हमारा LWRRM जो होता है हमारा, जिसे हम जनरेटर कार, ब्रेक वान या हमारा पावर कार या लगेज कार बोल दे, यहाँ पर हमारा लगा होता है FDSS सिस्टम। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा हमारा LHB का यह 2 टियर कोच है, जबकि यह 3 टियर को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, फॉर अ पैसेंजर ट्रेन द मैक्सिमम फ्लैट टायर अलाउड इन रूट इज, इन रूट के अंतर्गत जो पैसेंजर ट्रेन में जो मैक्सिमम फ्लैट टायर परमिसिबल होता है वो कितना होता है। तो कोचेज के केस में हम बात करें तो यह 50 mm, और वैगन के केस में यानी मालगाड़ियों के केस में अगर बात करें हम तो यह 60 mm तक मैक्सिमम फ्लैट टायर अलाउड होते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी 50 mm पैसेंजर के केस में मैक्सिमम फ्लैट टायर परमिसिबल होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ड्यूटी ऑफ CNW प्लेटफॉर्म सुपरवाइजर, यानी यहाँ पर बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ड्यूटी का पार्ट्स नहीं होगा CNW प्लेटफॉर्म सुपरवाइजर का। तो पहला हम बात करें ऑप्शन का कि इशू एंड हैंडलिंग ओवर ऑफ BPC टू गार्ड एंड लोको पायलट्स ऑफ अ ट्रेन, जब भी गाड़ी यहाँ पर जहाँ से चलने वाली होती है स्टेशन से वहाँ पर कंटिन्यूटी वगैरह कराकर वहाँ पर BPC को इशू और हैंड ओवर किया जाता है गार्ड यानी ट्रेन मैनेजर्स और लोको पायलट्स को। तो यह भी एक ड्यूटी सुपरवाइजर का होता है, प्लेटफॉर्म सुपरवाइजर का। सेकेंड अगर बात करें हम तो बोला गया टू इंश्योर वुडन ब्रिज इन व्हील्स ऑफ द स्टेबल ड्रैग, जब भी गाड़ी स्टेबल होती है तो वहाँ पर वुडन ब्रिज को स्टेबल करने के लिए लगा होना चाहिए। यह इंश्योर करने का काम CNW जो प्लेटफॉर्म सुपरवाइजर होते हैं इनका ही होता है। लेकिन थर्ड स्टेटमेंट की अगर बात करें यहाँ पर तो टू इंश्योर प्रॉपर रिलीजिंग ऑफ ऑल कोचेज एंड क्रॉस चेक ऑफ ब्रेक इंडिकेटर्स आफ्टर लोको चेंज और रिवर्सल, जब भी लोको को चेंज होता हो या रिवर्स होता हो इसके बाद प्रॉपर रूप से इंश्योर करना होता है कि गाड़ी हमारा सारे कोचेज का रिलीज हो चुके हैं, क्रॉस चेक करना चाहिए इंडिकेटर के माध्यम से। तो यहाँ पर यह भी प्रॉपर CNW सुपरवाइजर का वर्क होता है। लेकिन चौथे स्टेटमेंट की अगर बात करें यहाँ पर तो टू रिकॉर्ड टेम्परेचर ऑफ द केबिन इन AC कोचेज, यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यह जो रिकॉर्ड करने का जो AC केबिन के अंदर कितना टेम्परेचर है कम है, यह जो AC स्टाफ चलते हैं ट्रेन में उनका यह काम होता है, यह CNW प्लेटफॉर्म सुपरवाइजर का नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, एज पर न्यू वैगन नंबरिंग स्कीम फर्स्ट 2 डिजिट्स इंडिकेट्स, यानी जो नए वैगन नंबरिंग स्कीम के अनुसार जो नए अंक है वो 11 डिजिट का होता है। इसमें जो फर्स्ट पहला और दूसरा जो अंक होता है वो वैगन के जो टाइप होते हैं, जैसे कि बॉक्सन वैगन हो
BCN हो, BRN हो, किस प्रकार का वैगन है, या उनके टाइप को इंडिकेट करता है पहला और दूसरा डिजिट। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, इन LHB कोच द क्लियरेंस ब्रेक डिस्क एंड ब्रेक पैड शुड बी, यानी जो LHB कोच के अंतर्गत जो ब्रेक डिस्क और ब्रेक पैड के बीच जो क्लियरेंस होता है वो कितना होता है, तो वो 1.5 mm इसका क्लियरेंस होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, इन LHB कोच ड्यूरिंग सिंगल कार टेस्टिंग द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट फॉर ब्रेक सिलेंडर रिलीज आफ्टर इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन। यहाँ पर बोला गया है कि जो LHB कोचेज के अंतर्गत जब भी हम सिंगल कार टेस्टिंग के दौरान जो ब्रेक सिलेंडर का जो रिलीज टाइम होता है इमरजेंसी एप्लीकेशन ब्रेक एप्लीकेशन के बाद, वो रिलीज टाइम कितना होना चाहिए, प्रिस्क्राइब टाइम, वो यहाँ पर बोला गया है जब हम सिंगल कार टेस्टिंग के माध्यम से हम टेस्ट करते हैं LHB कोचेज का। तो जब भी एप्लीकेशन के बाद जब रिलीज करनेंगे हम, तो यह ट्विन पाइप पर बेस्ड होता है, इसलिए इसका जो रिलीज टाइम होना चाहिए वो 15 to 20 सेकेंड के बीच होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, इन LHB कोच ड्यूरिंग सेंसिटिविटी टेस्ट सिंगल कार टेस्टिंग द ब्रेक शुड अप्लाई विद इन। जब भी हम सेंसिटिविटी टेस्ट जो करते हैं हम सिंगल कार टेस्टिंग के SCTR के माध्यम से हम करते हैं, जिसमें हमारा ब्रेक पाइप से जो प्रेशर गिराया जाता है वो 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर 6 सेकेंड तक गिराते हैं, ड्रॉप करते हैं। इसमें हमारा DV सेंस करना चाहिए और ब्रेक भी हमारा लगनी चाहिए गाड़ी में। तो यहाँ पर यही पूछा गया था कि जो ब्रेक अप्लाई होनी चाहिए वो 6 सेकेंड में हमारा ब्रेक अप्लाई हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन LHB कोच ड्यूरिंग सिंगल कार टेस्टिंग द फुल सर्विस एप्लीकेशन BP शुड ड्रॉप टू 3.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी यहाँ पर बुलाया गया कि जब भी हम LHB कोच के टेस्टिंग में जब हम SCTR से जब हम प्रेशर 3.4 kg तक हम ड्रॉप करते हैं, तो उस दौरान हमारा जो यानी 5 kg से हमारा 3.4 तक लाया जाता है, यानी अप्रॉक्स 1.5 kg से अब हमारा ड्रॉप किया जाता है, यानी जिसे हम फुल सर्विस एप्लीकेशन के तौर पर जानते हैं। इस दौरान जो हमारा ब्रेक अप्लाई होना चाहिए वो 3 to 5 सेकेंड के अंतर्गत हमारा ब्रेक गाड़ी में लग जाना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, इन RDSO परफॉर्मा ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ प्राइमरी स्प्रिंग ब्रोकन और फेल्ड इन LHB कोच विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज चेक्ड। यहाँ पर बोला गया कि RDSO के जो परफॉर्मा के अनुसार जब भी प्राइमरी स्प्रिंग के फेलियर हो या फेल्ड होने के चांस या ब्रोकन होने का जो केसेस आते हैं, तो इस दौरान जो इन्वेस्टिगेशन या रिपोर्टिंग किया जाता है प्राइमरी स्प्रिंग ब्रोकन या फेलने के केस में, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो हम चेक करते हैं LHB के केस में वो कौन कौन से होना चाहिए। तो जब भी हमारा केस अगर आता है प्राइमरी स्प्रिंग ब्रोकन या फेल के केस में, तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि जो प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर जो लगा है, चूँकि हमारा प्राइमरी स्प्रिंग ब्रोकन होगा तो यहाँ पर प्राइमरी डैम्पर्स के कंडीशन को चेक करना अनिवार्य है कि कैसा कंडीशन में है डैम्पर। सेकेंड, हम यहाँ पर देखेंगे कि कोच जो कभी सिक मार्क किया होगा हिस्ट्री में कॉइल स्प्रिंग के फेलियर के कारण, तो वह उसका सिक मार्किंग भी देखना अनिवार्य है, इसका हिस्ट्री वगैरह। साथ ही साथ हम CTRB जो काटेज टेपर रोलर बियरिंग का जो कंडीशन होगा उनको भी देखा जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ड्यूटी लिस्ट ऑफ OBHS स्टाफ। OBHS स्टाफ का यहाँ पर कौन सा कार्य का एक ड्यूटी का पार्ट्स नहीं है, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर हम बात करें अगर कि OBHS स्टाफ का मतलब यहाँ पर होता है ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग सर्विस होता है। जब भी गाड़ी चलते मूवमेंट के दौरान जब भी जो साफ़ सफाई हो या
जितने भी क्लीनिंग वगैरह जो किए जाते हैं वो OBHS स्टाफ के द्वारा ही किया जाता है, यानी ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग सर्विस स्टाफ के द्वारा। तो यहाँ पर बोला गया कि जो OBHS स्टाफ होता है इनका कौन सा ड्यूटी का पार्ट्स नहीं होता है। तो पहला हम देखेंगे कि रिफिलिंग लिक्विड सॉप इन AC कोचेज एंड वेन रिक्वायर्ड द ड्यूरिंग द राउंड ट्रिप्स जर्नी। यहाँ पर बोला गया कि रिफिलिंग जो हम लिक्विड सॉप्स का हो AC कोचेज के अंतर्गत, या जो हमारा राउंड ट्रिप जर्नी के दौरान रिक्वायरमेंट होगा, इस सारे के फुलफिलमेंट OBHS स्टाफ के द्वारा किया जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर बात करें तो कलेक्शन ऑफ गार्बेज इन पोली बैग्स फ्रॉम द पैसेंजर कंपार्टमेंट्स एज वेल एज डस्टबिन्स डिस्पोजल एट द नॉमिनेटेड इन रूट स्टेशन। यहाँ पर बोला गया है कि जितने भी कलेक्शन हो गार्बेज का, जो पोली बैग्स का फ्रॉम द पैसेंजर कंपार्टमेंट से, साथ ही साथ डस्टबिन का, उसका डिस्पोजल कोई नॉमिनेटेड जो इन रूट स्टेशन होगा वहाँ पर डिस्पोजल भी करना होता है इनको, गार्बेज को, डस्टबिन को। तो ये भी स्टेटमेंट जो ड्यूटी है या OBHS स्टाफ का होता है। जबकि चौथे स्टेटमेंट की अगर बात करें तो ट्रैवल शूटिंग ऑफ बायो टॉयलेट्स या प्रमोट्स अटेंशन टू बायो टॉयलेट्स टू द अवॉइड चोकिंग, यानी यहाँ पर बोला है कि जो ट्रैवल शूटिंग होता है उनको भी करना होता है OBHS स्टाफ को। साथ ही साथ ये भी अटेम्प्ट करना होता है, अटेंशन देना होता है कि वह चोकिंग की समस्या से बचे जा सके। तो यह भी काम होता है OBHS स्टाफ का। लेकिन अगर बात करें ऑप्शन नंबर C का, रिसेटिंग ऑफ ACP डन बाय द पैसेंजर विद इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, यानी जो ACP जो होता है अलार्म चैन पुलिंग, इनका रिसेटिंग जो किया जाता है पैसेंजर्स के अंतर्गत शॉर्टेस्ट टाइम में पॉसिबल हो, यह OBHS स्टाफ का नहीं होता है। यह केवल और केवल या तो CNW स्टाफ करेगा या तो जो गार्ड वगैरह होंगे उनके द्वारा ये किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा कि यह कौन सा पार्ट्स ड्यूटी का नहीं है OBHS स्टाफ का, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है W वाइल्ड इज डिस्क्राइब्ड एज, यानी वाइल्ड को डिस्क्राइब किया जाता है किसके माध्यम से, तो यह एक व्हील इम्पैक्ट लो डिटेक्टर होता है, जिसका रिजल्ट जो होता है कि काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट अगर लो व्हील्स पर आते हैं तो वह वियरिंग फेलियर्स का, उसके बाद अगर बात किया जाए तो डेलमेंट का भी कारण बन सकता है। तो यहाँ पर वाइल्ड व्हील इम्पैक्ट लो डिटेक्टर को इंडिकेट करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है फॉर अ LHB कोच इन अ ट्रेन ऑपरेशन द इफ द टेम्परेचर ऑफ अ एक्सल बॉक्स इज फाउंड बिटवीन द 65 to 80 डिग्री। यहाँ पर बोला गया है कि अगर LHB कोच में कि ट्रेन ऑपरेशंस में अगर एक्सल बॉक्स का टेम्परेचर अगर पाया जाता है 65 डिग्री यानी 65 डिग्री से लेकर 80 डिग्री के बीच में, तो आप क्या एक्शन लेंगे। तो इस केस में हम बात करें कि जैसे ही इसमें कुछ कंडीशन होता है कि जब भी हमारा कोचेज एक्सल जो हमारा इन रूट में हो, जो एक्सल पर जब हमारा प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो उनके प्लेटफॉर्म सुपरवाइजर्स द्वारा इसका मेजरमेंट किया जाता है कि जो एक्सल का कितना टेम्परेचर कोचेज के केस में आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जाता है कि अगर अप टू 65 डिग्री अगर टेम्परेचर होता है अगर एक्सल का, तो इस केस में हम कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं। अगर इसके अलावा हम बात करें कि यह टेम्परेचर एक्सल का 65 से लेकर 80 डिग्री तक हमारा एक्सल का टेम्परेचर अगर होता है, तो इस केस में एक कंपनी किए जाएंगे CNW स्टाफ के द्वारा अप टू डेस्टिनेशन या तो नेक्स्ट TXR पॉइंट तक उसका एक कंपनी किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें हम कि एवब 80 डिग्री अगर हमारा टेम्परेचर अगर आता है एक्सल का, तो इस केस में कोच को सर्विस से डिटैच कर देंगे हम। तो यहाँ पर हमसे बोला गया था बिटवीन टेम्परेचर 65 to 80 डिग्री है, तो इस केस में CNW स्टाफ के द्वारा अप टू डेस्टिनेशन या नेक्स्ट TXR पॉइंट तक उसका कंपनी किए जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज केप्ट इन ट्रेन पैसेंजर्स कंपार्टमेंट ऑफ SLR पैसेंजर ट्रेन। SLR जो होता है हमारा ब्रेकमान जो होता है, उसमें बोला गया कि ट्रेन मैनेजर कंपार्टमेंट जो होता है उसमें कौन सा रखा जाना चाहिए पार्ट्स, वो यहाँ पर बोला गया है। तो इसमें फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है वो 2 की संख्या में होना अनिवार्य है। इसके अलावा बात करें तो इमरजेंसी टेल लाइट्स बॉक्स भी होना अनिवार्य है, स्ट्रेचर भी होना अनिवार्य है। इसके अलावा जो हमारा SLR होता है वो FTSS के सिस्टम के साथ भी हमारा लेस होते हैं। ये सारे जो होते हैं पार्ट्स या
हमारा ब्रेक बान के अंतर्गत होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर, ऑप्शन आर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, ट्रेन एग्जामिनेशन इज एडवाइज्ड वाइड फॉर्म नंबर, यानी जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट द्वारा जो CNWN मैकेनिकल डिपार्टमेंट के जो ट्रेन एग्जामिनेशन के लिए जो फॉर्म संख्या के द्वारा एडवाइस करते हैं वो कौन सा होता है? तो वह सिंपली T431 के द्वारा वह एडवाइस करते हैं गाड़ी ट्रेन एग्जामिनेशन के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें तो T509 का प्रयोग जो किया जाता है वो अथॉरिटी टू रिसीव अ ट्रेन ऑन ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन, यानी कोई भी बाधित लाइन हो, ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन अगर होता है तो ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन में अगर कोई गाड़ी लेना हो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट द्वारा, तो वो उस ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन में गाड़ी को लेने के लिए वह T509 फॉर्म संख्या जारी करता है लोको पायलट्स को, जिसके माध्यम से वो ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन में भी वो ले सकता है। इसके अलावा बात करें हम T369 फॉर्म की अगर बात करें तो इसके माध्यम से कोई भी अगर कोई सिग्नल फेलियर अगर होता है तो रेड कंडीशन में भी एडवांस अथॉरिटी दिया जाता है स्टेशन मास्टर के द्वारा, ताकि जो कोई भी सिग्नल अगर फेलियर हो या ऑन कंडीशन में हो फिर भी वहाँ पर पास करने के लिए अथॉरिटी T369 के जरिए वो रेड पार्टिकुलर सिग्नल को पार कर सकता है। तो यह जो जारी किया जाता है वो 369 फॉर्म जारी किया जाता है जब सिग्नल ऑन कंडीशन में हो या डिफेक्टिव कंडीशन में हो। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर हम, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ट्रेन ऑपरेशन। ट्रेन ऑपरेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि ब्रेक पाइप प्रेशर इज इन रियर SLR इन मिनिमम 5 kg, जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट है। इंजन में 5 kg प्रेशर होता है ब्रेक पाइप का, जबकि अगर बात करें हम ब्रेक बान में तो ब्रेक बान में मिनिमम 4.8 kg होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बोला गया कि मिनिमम 5 kg, जो कि यहाँ पर स्टेटमेंट गलत हो जाएगा पहला स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर बात करें यहाँ पर तो ब्रेक प्रेशर यानी ब्रेक पाइप प्रेशर ड्रॉप्ड बाय 3.5 kg इन इमरजेंसी कंडीशन। इमरजेंसी कंडीशन में या एप्लीकेशन में जो हम ब्रेक पाइप प्रेशर जो ड्रॉप करते हैं वो 3.5 kg से ड्रॉप करते हैं। तो यह स्टेटमेंट हमारा सही है। तो केवल ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन रेफरेंस टू वर्क प्लेस सेफ्टी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। यहाँ पर बोला गया है कि जब भी कर्मचारी या स्टाफ वर्क्स प्लेस के अंतर्गत सेफ्टी के रेफरेंस पर अगर देखा जाए तो जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है PPE, इनके अंतर्गत उसका इंडस्ट्रियल हेलमेट होना अनिवार्य है, सेफ्टी शू होना अनिवार्य है, इसके अलावा अर्मअप होता है। तो ये सारे आइटम्स उनके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, DCP टाइप यानी ड्राई केमिकल पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स में बी यूज्ड फॉर फायर इमर्जिंग आउट, यानी बोला गया है कि जो किस प्रकार के जो DCP टाइप जो होते हैं जिसका प्रयोग करके हम आग को बुझाने में कैपेबल होते हैं। तो इसमें हमारा चाहे वो क्लास A फायर्स हो जिसमें हमारा वुड या पेपर्स आता है, चाहे क्लास B टाइप्स के फायर हो जिसमें हमारा इनफ्लेमेबल लिक्विड से रिलेटेड फायर्स होते हैं, या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो होता है जिसके कारण जो हमारा फायर्स लगते हैं जो कि हमारा क्लास C के अंतर्गत आता है। तो जितने भी प्रकार के हमारे फायर्स होते हैं इनको DCP टाइप फायर्स हमारा फायर एक्सटिंग्विशर्स बुझाने में कैपेबल होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो जो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, ISO 45001 डील विथ, यानी यहाँ पर बोला गया कि जो ISO 45001 जो है वो किससे संबंधित है, तो वह जो संबंधित है वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट से संबंधित है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हम बात करें अगर तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है?
तो इसमें बोला गया पहला स्टेटमेंट कि ISO 9001 डील विथ क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी जो 9001 जो दिया गया है ISO का, वह संबंधित है QMS यानी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के रिगार्डिंग में। तो यह स्टेटमेंट हमारा सही है। इसके अलावा बोला गया है कि इट इज़ बेस्ड ऑन 7 प्रिंसिपल्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी यह आधारित है जो 7 प्रिंसिपल्स है क्वालिटी मैनेजमेंट का, उस पर यह बेस्ड होता है। तो इसमें जो 7 प्रिंसिपल्स के अंतर्गत हमारा कस्टमर फोकस हो या लीडरशिप हो, इंगेजमेंट पीपुल्स का हो, या प्रोसेस जो प्रोसेस होते हैं उनसे रिलेटेड हो, या इम्प्रूवमेंट के रिगार्डिंग हो, या जो हम डिसीजन मेकिंग जो बेस्ट एविडेंस जो देते हैं, या जो रिलेशनशिप मैनेजमेंट होते हैं, ये सारे के सारे हमारा 7 प्रिंसिपल जो होते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट का, उसके अंतर्गत आता है। तो ये दोनों हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट यहां पर प्रश्न है, इन टर्म ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कैजन इज डिस्क्राइब्ड एज, यानी जो कैजन होता है वो डिस्क्राइब करता है क्या चीज़ का। तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है हमारा वो ISO 9001 के अंतर्गत आता है, और इसमें जो वर्ड हमारा कैजन आया है वह सिंपली हमारा यह जापानी वर्ड है, जिसका मतलब होता है चेंज फॉर द बेटर, मतलब कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के रिगार्डिंग यह स्टेटमेंट को दर्शाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी अ प्रिंसिपल ऑफ 5S वर्क पैलेस, यानी यहाँ पर बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा 5S प्रिंसिपल्स का यहाँ पर पार्ट्स हो सकता है। तो 5S प्रिंसिपल जो है सिंपली हमारा 5S मेथडोलॉजी है, जो जिसके माध्यम से हम कोई भी वर्क्स पैलेस को बेहतर और बेहतर बना सकते हैं, जिससे हमारा प्रोडक्टिविटी इन्हेंस हो सकता है, विजुअल जो मैनेजमेंट है उसको भी इंक्रीज देखा जा सकता है। साथ ही साथ इसके इंट्रोडक्शन से जो हमारा स्टैंडर्डाइज जो वर्किंग जो हमारा प्रोसीजर है उनको भी देखा जा सकता है 5S मेथडोलॉजी के बेस्ड पर। तो यहाँ पर बोला गया कि जो स्टेटमेंट दिया गया है 4 ऑप्शंस, वो इसमें से कौन कौन से यहाँ पर हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें 5S मेथडोलॉजी के अंतर्गत, तो सबसे पहला हमारा होता है सॉर्ट, यानी किसी भी आइटम को सबसे पहले सॉर्ट करना होता है। इसके बाद सेट इन ऑर्डर होता है, ऑर्डर में उसे सेट करना होता है। फिर इसके अलावा होता है हमारा साइन, उसे साइन करना। फिर इसके अलावा होता है स्टैंडर्डाइज। इसके अलावा होता है लास्ट में हमारा सस्टेन, यानी कोई भी आइटम को सबसे पहले सॉर्ट करें, फिर सेट इन ऑर्डर, फिर साइन, फिर स्टैंडर्डाइज करना और उसको बनाए रखना, यानी सस्टेन करने का काम यह एक रिसाइकिल की तरह काम करता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो यहाँ पर देखिएगा तो सॉर्ट दिया गया, स्टैंडर्डाइज किया गया है, सस्टेन भी दिया गया है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, ISO में बी इम्प्लीमेंटेड इन, ISO को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो ISO सिंपली होता है हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जो कि हमारा या तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो या MSME यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज जो होता है हमारा, उससे रिलेटेड होता है हमारा MSME, जिस पर तीनों केसेस में हमारा ISO लागू किया जा सकता है, इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं, जिसमें लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल और MSME तीनों शामिल है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, व्हेन ए क्रेन इज एडेड इन ART फॉर्मेशन इट विल बिकम्स, जब भी क्रेन को ART में शामिल किया जाता है तो यह जो फॉर्मेशन बन जाएगा ART का, वो A क्लास ART के तौर पर जाना जाएगा, जिसमें हमारा अगर बात करें हम तो 140 टन क्रेन को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हम बात करें, पूछे गए हैं इन टर्म ऑफ रेलवे एक्सीडेंट मैनुअल बीच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सीडेंट इज करेक्ट, यानी यहाँ पर बोला गया कि रेलवे एक्सीडेंट मैनुअल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक्सीडेंट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। तो यहाँ पर हम बात करें कि जो एज पर रेलवे एक्सीडेंट मैनुअल के अनुसार टोटल 16 क्लासेस में इसको रखा गया है, इसमें A से लेकर R तक इसको रखा गया है,
जिसमें आई एंड ओ टाइप को शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर हम देखें तो ए जो है क्लास ए वो कोलिजन्स के रिगार्डिंग है, तो यह स्टेटमेंट सही है। बी जो क्लासेस होता है वो फायर इन ट्रेन्स एंड ट्रेन में आग लगना। डी होता है वो हमारा डेलमेंट के रिगार्डिंग होता है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा बार बार जो पूछे जाते हैं एग्जाम के अंतर्गत कि क्लास एच जो होता है वो क्लास एच के अंतर्गत ट्रेन पासिंग एट सिग्नल एट अ डेंजर कंडीशन में अगर कोई ट्रेन पास आउट करता है सिग्नल को तो वह क्लास एच टाइप में आएगा। इसके अलावा जो क्लास जे जो होता है क्लास जे के अंतर्गत जो हमारा फेलियर ऑफ रोलिंग स्टॉक हो या इंजन हो जिसके अंतर्गत हमारा ट्रेन पार्टिंग वगैरह आते हैं वो क्लास जे के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है इन टर्म्स ऑफ रेलवे एक्सीडेंट मैनुअल ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल्स इज ए टाइप ऑफ। यहाँ पर बोला गया है कि रेलवे एक्सीडेंट मैनुअल के आधार पर जो ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल्स होता है वो किस प्रकार के टाइप्स के अंतर्गत आता है। तो चूंकि हम जानते हैं कि जो एक्सीडेंट मैनुअल के अंतर्गत हमारा अलग अलग इंडिकेशन टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, जिसमें हमारा 16 क्लासेज हो गए, लेकिन क्लासेस के ऊपर भी हमारा एक यार्ड जो एक्सीडेंट्स होता है या इंडिकेटिव एक्सीडेंट्स हो या इक्विपमेंट फेलियर हो या अनयूजुअल इंसिडेंट हो, इनके अंतर्गत कुछ जो 3-4 यहाँ पर टैब्स को रखा गया है अलग अलग करके। यहाँ पर बोला गया कि जो ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल्स जो है आते हैं वह सिंपली हमारा इंडिकेटिव एक्सीडेंट के अंतर्गत आता है। इंडिकेटिव एक्सीडेंट की अगर बात की जाए, इंडिकेटिव एक्सीडेंट के अंतर्गत हमारा क्लास एफ, क्लास जी एवं क्लास एच 3 क्लासेस यहाँ पर रखा गया है एक्सीडेंट्स का, जिसमें एफ के अंतर्गत हमारा एवर्टेड कॉलिजन हो, जी के अंतर्गत ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल्स हो, जबकि क्लास एच के अंतर्गत ट्रेन पासिंग सिग्नल एट डेंजर कंडीशन। तो ये तीनों को इंडिकेटिव एक्सीडेंट के अंतर्गत रखा गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें इक्विपमेंट फेलियर जो होता है, इक्विपमेंट फेलियर जो है इसके अंतर्गत सिंपली हमारा जो क्लासेस रखा गया वो क्लास जे, क्लास के, एल और एम या इक्विपमेंट फेलियर के अंतर्गत आता है। जबकि अनयूजुअल इंसिडेंट की अगर बात करें तो अनयूजुअल इंसिडेंट के अंतर्गत जो क्लासेज आते हैं वो क्लास एन, पी, क्यू और आर यानी 4 प्रकार के जो एक्सीडेंट के टाइप्स होते हैं वह अनयूजुअल इंसिडेंट्स, जबकि इक्विपमेंट फेलियर में जे के एल एम टाइप्स के क्लासेज आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि इन केस ऑफ एक्सीडेंट ऑफ अ पैसेंजर ट्रेन इन्वॉल्विंग लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ द एक्सीडेंट इंक्वायरी शैल बी इंक्वायरी हेल्ड बाय यहाँ पर हो जाएगा। यानी यहाँ पर बोला गया है कि जब भी पैसेंजर ट्रेन का कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है जिसमें ह्यूमन लाइफ्स की इंक्वायरी से संबंधित यानी ह्यूमन लाइफ्स की लॉसेस से संबंधित अगर हो तो उसका जो इंक्वायरी किया जाता है वह CRS के द्वारा किया जाता है, यानी कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी के द्वारा इसका इंक्वायरी किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द अमाउंट ऑफ एक्स ग्रेसिया रिलीफ इज पेड टू बोनाफाइड पैसेंजर इन्वॉल्व इन ट्रेन एक्सीडेंट इन केस ऑफ। यहाँ पर बोला गया है कि अगर कोई ट्रेन एक्सीडेंट होता है तो इसमें बोनाफाइड पैसेंजर्स को इन्वॉल्व किया जाता है, जिसको एक्स ग्रेसिया के रूप में रिलीफ के तौर पर अमाउंट प्रोवाइड करवाया जाता है। तो यहाँ पर बोला गया कि जो बोनाफाइड जो पैसेंजर इन्वॉल्व होते हैं वह या तो डेथ केसेस वाले हो या तो ग्रीवियस इंजरी यानी गंभीर चोट वाले हो, इनको प्रशासन के द्वारा एक्स ग्रेसिया रिलीफ के तौर पर अमाउंट प्रोवाइड करवाया जाता है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट डेथ है और सेकेंड ग्रीवियस इंजरी, यानी दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है IOD इज डिफाइंड एज। IOD को डिफाइन किया गया इंजरी ऑन ड्यूटी से, जहाँ पर अगर कोई कर्मचारी कार्यस्थल पर कोई काम करते हुए अगर इंजर्ड होते हैं तो उनको वहाँ के सुपरवाइजर्स के द्वारा इसे अस्पताल भेजे जाते हैं ताकि वहाँ पर इंजरी ऑन ड्यूटी से हो सके वहाँ पर। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा
वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, इन केस ऑफ एक्सीडेंट ड्यू टू डिलेमेंट ऑफ रोलिंग स्टॉक बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पर बोला गया कि डिलेमेंट रोलिंग स्टॉक के कारण अगर कोई केस में अगर निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो सकता है। तो डिलेमेंट की बेसिस पर अगर बात करें हम एक्सीडेंट का, तो यहाँ पर बोला गया है कि जिसमें हमारा जो मेजरमेंट वगैरह किए जाते हैं, पहला है कि मेजरमेंट ऑफ रोलिंग स्टॉक शैल बी टेकन। रोलिंग स्टॉक का मेजरमेंट लिया जाना चाहिए। अगर डिलेमेंट होता है रोलिंग स्टॉक का, तो उस केस में हमारा जो रोलिंग स्टॉक का मेजरमेंट है वो लिया जाना चाहिए। सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पर कि ट्रैक मेजरमेंट शैल बी टेकन। ट्रैक का भी मेजरमेंट लिया जाता है कि ट्रैक कर्व पर या पॉइंट प्रॉपर रूप से वर्क कर रहा है या कोई ट्रैक कंडीशन खराब अवस्था में, इसका भी यहाँ पर चेक किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, इन अ ज्वाइंट और इंटर डिपार्टमेंट, यहाँ पर ध्यान रखें ज्वाइंट और इंटर डिपार्टमेंट बोला गया है। एक्सीडेंट इंक्वायरी द प्रेसिडेंट ऑफ कमेटी शैल बी, यानी जब भी कोई इंक्वायरी एक्सीडेंट का किया जाता है जिसमें ज्वाइंट या इंटर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो, शामिल हो, तो इसमें जो कमेटी के जो प्रेसिडेंट होंगे वह सिंपली सीनियर मोस्ट ऑफिसर होगा या तो मेंबर ऑफ द कमेटी होगा इसका प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ 140 टन डीजल हाइड्रोलिक ब्रेक डाउन क्रेन, यानी जो 140 टन जो DHBC जो हमारा क्रेन है, इनमें बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट्स यहाँ पर इसका है। तो सिंपली अब जानते हैं कि जो हमारा 140 टन क्रेन होता है वह उसमें हमारा इस तरह से हमारा एक क्रेन होता है जिसमें यहाँ पर हमारा काउंटर वेट लगा होता है और मेन वाले जो पार्ट्स होते हैं हमारा, इसे हम बूम या जिग बोलते हैं। ये हमारा काउंटर वेट हो गया। आगे में जो हमारा ये हमारा हो गया मेन होस्ट हो गया और ये हमारा हो गया ऑक्सिलरी होस्ट। इसके अलावा हम बात करें तो नीचे में जो लगा होता है पोर्शन उसे हम प्रूफ बोलते हैं, जिसके आधार पर हमारा क्रेन का बेस तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर बोला गया कि कौन सा DHBD यानी डीजल हाइड्रोलिक ब्रेक डाउन क्रेन का पार्ट्स है। तो इसमें हमारा मेन होस्ट यहाँ पर ये है, ऑक्सिलरी होस्ट भी है और काउंटर वेट हमारा जिसके माध्यम से हमारा जिग या बूम को बैलेंस बनाया जाता है ताकि जो प्रॉपर किसी भी आइटम को लिफ्ट आसानी पूर्वक लिफ्ट किया जा सके। तो यहाँ पर हमारा ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, इन टर्म ऑफ 140 टन डीजल हाइड्रोलिक ब्रेकडाउन क्रेन लूज सॉइल और पैकिंग में लीड्स टू। यहाँ पर जैसे ही हम अगर बात करें कोई ब्रेकडाउन क्रेन में जो नीचे पूर्वक हमारा प्रोम्स लगा होता है, तो यहाँ पर बोला गया है कि जब क्रेन में अगर लूज सॉइल हो या पैकिंग हो तो इस केस में जो हमारा क्रेन होगा इसके एक्सीडेंट होने की संभावना बना रहेगा, ताकि जो हमारा प्रॉपर अगर लूज करता है अगर सॉइल, तो जिससे हमारा प्रोम्स अपना बेस नहीं बना पाएगा, जिससे यह दुर्घटना का कारण क्रेन बन सकता है। तो यहाँ पर प्रोम सिंकेज का कारण बन सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, पीरियोडिक ओवरहॉलिंग पीरियोडिसिटी ऑफ 140 टन DHBD यानी डीजल हाइड्रोलिक ब्रेकडाउन क्रेन्स के केस में जो उसका पीरियोडिक ओवरहॉलिंग के जो आवधिकता होता है वो 8 ईयर्स के अंतराल पर किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि इन डे टाइम सेल्फ प्रोपेल्ड ERME ट्रेन पैलेस्ड ऑन डबल एग्जिट साइडिंग हैव टू लीव इन। यहाँ पर बोला गया कि जो
एसपरमी ARME यानी सेल्फ प्रोपेल्ड जो एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट वाहन होते हैं उनका डबल एग्जिट में जो टारगेट टाइम होता है लीव करने का वह कितना होगा। तो डबल एग्जिट में हम बात करें अगर एसपरमी का तो 20 मिनट, जबकि हम बात करें सिंगल एग्जिट का तो 30 मिनट रखा गया टाइम इनका डिस्पैच होने का, लीव करने का। तो यहाँ पर हमारा पूछा गया था डबल एग्जिट की रिगार्डिंग में 20 मिनट इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है एज पर स्टैंडर्ड टूल और इक्विपमेंट लिस्ट ऑफ ART बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड लिस्ट। यहाँ पर बोला गया कि जब भी ART का मूवमेंट कराया जाता है उसमें अलग अलग प्रकार के जैसे कि स्टैंडर्ड टूल्स वगैरह होते हैं जिसको हम स्टैंडर्ड लिस्ट के तौर पर कंसीडर करते हैं। तो इसमें से बोला गया कौन सा एक स्टैंडर्ड लिस्ट टूल पार्ट्स के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पर HRE यानी हाइड्रोलिक रीरेलिंग इक्विपमेंट होता है, ये हमारा मेन इक्विपमेंट पार्ट होता है ताकि हमारा कोई ट्रेन वगैरह को हाइड्रोलिक रिले किया जा सके। फिर सेकेंड होता है हमारा कि कोई वैगन वगैरह अगर हमारा एक कोचेज स्टेनलेस स्टील का बना हो तो इसमें हम प्लाज्मा कटिंग के माध्यम से आसानी पूर्वक हम इसको कट कर सके, तो इसलिए पोर्टेबल प्लाज्मा कटिंग इक्विपमेंट इसमें रहता है। तो यह भी हमारा स्टैंडर्ड लिस्ट के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा CBC हाइट गेज भी हमारा प्रॉपर वैगन या लोको वगैरह जिसने जो भी कोचेज वगैरह हो उनके डिलीवरमेंट के केस में हमारा, तो इस केस में जो हमारा CBC हाइट गेज है उसका मेजरमेंट लिया जा सके, तो यह भी हमारा स्टैंडर्ड लिस्ट के अंतर्गत आता है। जबकि सिंगल कार टेस्टिंग यहाँ पर स्टैंडर्ड लिस्ट के पार्ट्स नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है OBHS इज डिस्क्राइब्ड एज, OBHS यानी ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग सर्विस होता है। इनका काम होता है कि जितने भी हमारा कोचेज के अंतर्गत साफ सफाई से रिलेटेड काम हो वह ट्रेन के चलने के दौरान मूवमेंट इन रूट के पेज में, तो वहाँ पर OBHS स्टाफ का काम होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू रजिस्टर पैसेंजर कंप्लेंट्स और ग्रीवेंसेज। निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पैसेंजर अपना कंप्लेंट्स और ग्रीवेंसेज रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर रेल मदद के माध्यम से हो या CP ग्राम की अगर बात करें तो सिंपली सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, जिसके माध्यम से जो कोई पैसेंजर अपना समस्या बताना चाहे तो CP ग्राम के माध्यम से भी बता सकता है, ट्विटर माध्यम से भी बता सकते हैं, यानी ऑल ऑफ द एबव मीडियम्स आर अलाउड। यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन आर करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है CTS इज एक्सप्लेन्ड एज, यानी CTS को एक्सप्लेन किया जाता है क्लीन ट्रेन स्टेशन के तौर पर। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है इन टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट GCC डिस्क्राइब्ड एज, यानी यहाँ पे बोला गया कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के टर्म्स के बेसिस पर जो GCC होता है वो जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को इंडिकेट करता है, जो कि 2018 के अंतर्गत लाया गया था। जिसके अंतर्गत देखा जाए GCC के अंतर्गत यानी जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत, तो इसमें सिंपली सर्विसेज के लिए जितने भी जनरल कंडीशंस होते हैं जिसके अंतर्गत हमारा एलिजिबिलिटी बिडर्स का हो या बिड्स के रिगार्डिंग जो एवेल्युएशंस हो या डॉक्यूमेंटेशंस हो या जनरल ऑब्लिगेशंस हो या वेरिएशन जितने भी मेजरमेंट पेमेंट्स के रिगार्डिंग होते हैं, इनके अलावा लेबर लॉस या लेबर के लॉज नियम्स हो या उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्लिगेशंस हो या जो कॉन्ट्रैक्ट का जो डिटर्मिनेशंस हो, ये सारे के बारे में डिटेल्स में बताया गया है GCC के अंतर्गत, यानी जनरल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो कि सर्विस के रिगार्डिंग होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है पोस्ट ट्रीटमेंट इन कोचेज, यानी जो पेस्ट का ट्रीटमेंट किया जाता है ऑन एवरी कितने अंतराल पर किए जाते हैं, तो 15 डेज के अंतराल पर कोचेज के अंतर्गत पेस्ट का ट्रीटमेंट किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है द फ्रीक्वेंसी ऑफ बासिंग ऑफ रेलवे
ब्लैंकेट्स यूज इन एसी कोचेज बाय पैसेंजर्स। पैसेंजर के द्वारा जो एसी कोचेज में जो ब्लैंकेट्स वगैरह यूज में लिए जाते हैं, इनका जो बासिंग का जो फ्रीक्वेंसी होता है, आवधिकता होता है रेलवे के द्वारा, वह 30 डेज के अंतराल पर किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, बीच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर IREPS, यानी IREPS के रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होगा, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। सिंपली जो हमारा IREPS जो होता है हमारा, वह इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम होता है, जिसके माध्यम से जितने भी हमारा रेलवे के अंतर्गत जो टेंडर वगैरह निकाले जाते हैं, जिससे हम ई टेंडर हो या ई ऑक्शन हो या ई ऑक्शन सेल्स वगैरह हो, इनके इम्प्लीमेंट करना हो, ये सारे के सारे हमारा IREPS यानी IREPS के माध्यम से ही किया जाता है। इसके अलावा बात करें तो इसके माध्यम से हमारा जो नॉन स्टॉक आइटम्स होते हैं, इनको भी प्रोक्योरमेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पर सिंपली देखा जाए तो IREPS के माध्यम से हमारा कोई भी आइटम को, गुड्स को खरीदना हो, चाहे वर्क्स या सर्विसेज को बेचना हो, या इसके रिलेटिंग जो हमारा एसेट्स को लीज करना हो, ये सारे के सारे हमारा ई टेंडर्स माध्यम से किया जाता है ऑनलाइन बेसिस पर, जिसमें जो IREPS काफ़ी मदद करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला दिया गया है कि एज पर GCC यानी जनरल कंडीशन ऑफ कंट्रैक्ट के अनुसार जो 2018 में लाया गया था सर्विस के रिगार्डिंग में, तो इसमें बोला गया कि अर्नेस्ट मनी या EMD इज नॉट अप्लीकेबल फॉर फर्म्स रजिस्टर्ड एज MSME, यानी यहाँ पर बोला गया कि अगर कोई रजिस्टर्ड कंपनी अगर MSME के रिगार्डिंग है, यानी बोला जाए अगर, तो जो हमारा मिनिमम जो हमारा होता है, मिनिमम फर्म जिसे हम माइक्रो स्मॉल या मीडियम इंटरप्राइजेज बोलते हैं, इनसे रजिस्टर कोई फर्म्स अगर होता है तो इनके ऊपर EMD यानी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट अप्लीकेबल नहीं होगा। EMD का मतलब होता है कि कोई अगर बिडर्स अगर बिड करता है कोई रेलवे के अंतर्गत सामान को मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो उसे कोई अगर टारगेट अगर 2 करोड़ का अगर होता है तो उनका 2% या 1 करोड़ का कोई हमारा अगर कोई आइटम प्रिपेयर करना हो तो उसे शुरुआती तौर पर जिस 2% अमाउंट जमा करना होता है, जिसे हम EMD के तौर पर बोलते हैं। यानी अगर बात की जाए तो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट होता है, जिसको बिडर्स के द्वारा बिड करने से पहले इसमें लगाना पड़ता है। तो यह बोला गया कि जो EMD होगा वो अप्लीकेबल नहीं होगा अगर कोई फर्म्स जो होगा वह MSME से रजिस्टर्ड होंगे। तो यह स्टेटमेंट हमारा सही है। सेकेंड स्टेटमेंट बोला गया है कि जो परफॉर्मेंस गारंटी सबमिटेड सेल नॉट चेंज फॉर वेरिएशन अप टू 25%, यानी जो परफॉर्मेंस जो गारंटी होता है वो सबमिट किए जाएंगे, जो कि चेंज नहीं होगा, 25% से ऊपर चेंज नहीं किए जाएंगे। तो यह भी स्टेटमेंट हमारा सही है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, UDM इज रेफर्ड एज, UDM से संबंधित क्या होता है। तो UDM सिंपली हमारा यूजर डिपोर्ट मॉड्यूल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। UDM को लाया गया था ताकि जो हमारा जो छोटे छोटे डिपोट्स है, जहाँ पर जितने भी वेरियस मटेरियल्स मैनेजमेंट एक्टिविटीज हो, इनको यूजर डिपोट्स के एंड पर कंप्यूटराइज किया जा सके, ताकि कोई भी मटेरियल को आसानी पूर्वक परचेज हो या सेल करना हो या ऑक्शन करना हो तो आसानी पूर्वक यहाँ पर UDM के माध्यम से यानी यूजर डिपोट मॉड्यूल के माध्यम से किया जा सके। इस बेसिस पर UDM को लाया गया था, जिसका फुल फॉर्म होता है यूजर डिपोट मॉड्यूल। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, एज पर लेटेस्ट मॉडल SOP यानी शेड्यूल ऑफ पावर्स द अथॉरिटी टू अप्रूव नॉन स्टॉक इंडेंट्स एवं 5 लाख एंड लेस देन 15 लाख। यहाँ पर बोला गया कि जो लेटेस्ट मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर्स के अनुसार जो अथॉरिटी दिया गया है अप्रूव करने का नॉन स्टॉक इंडेंट्स का, अगर जिसका वैल्यू नॉन स्टॉक आइटम का 5 लाख से ज़्यादा हो
और 15 लाख से कम हो तो उसको सेंक्शन करने के अप्रूव करने का पावर किसे दिया गया है एज पर लेटेस्ट MSOP के द्वारा। तो यहाँ पर हम बात करें कि जो लेटेस्ट MSOP मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर जो हमारा 2018 के अंतर्गत आया था, जिसमें अलग अलग ऑफिसर्स, चाहे वह जूनियर स्केल का हो, सीनियर स्केल का हो, या जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड का हो या हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड्स का, इनको अलग अलग लेवल्स के अनुसार अलग अलग इनको अप्रूव करने की अथॉरिटी दिए गए थे रेलवे बोर्ड के द्वारा। कोई भी नॉन स्टॉक इंडेंट्स को परचेज करता है तो उस बेसिस पर। तो इसमें हम बात करें अगर कि अगर कोई आइटम यहाँ पर 25,000 तक, अगर मैक्सिमम 25,000 तक अगर इसमें इंडेट करना हो तो इसके लिए जो ऑफिसर्स निर्धारित किए गए हैं वो जूनियर स्केल ऑफिसर्स, जिसे आप AME के तौर पर जानते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट में या ऑफिसर्स का नाम वेरी कर सकता है, या मैकेनिकल डिपार्टमेंट का प्रश्न है, इसलिए यहाँ पर AME को हम एज ए सैंपल के तौर पर कंसीडर कर रहे हैं। अगर कोई आइटम नॉन स्टॉक का अगर जिसका वैल्यू 25,000 से लेकर 2 लाख के बीच अगर हो तो इसके लिए जो अप्रूवल अथॉरिटी होगा वह सीनियर स्केल ऑफिसर होगा, यानी एज अ DME से आप कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें कि अगर कोई भी नॉन स्टॉक इंडेंट्स अगर वह 2 लाख से लेकर 15 लाख तक अगर हो तो उस बेस पर जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड्स कि जो ऑफिसर्स होंगे जैसे कि सीनियर DME, तो यह इसको अप्रूव कर सकता है। इसके अलावा इससे भी अगर कोई परचेज आइटम अगर 15 लाख से लेकर अगर 45 लाख तक अगर हो तो इसके लिए जो अप्रूवल अथॉरिटी होंगे वह CWM यानी चीफ वर्कशॉप मैनेजर या ADRM इसके लिए अप्रूवल अथॉरिटी होंगे। अगर 45 लाख से भी एबव अगर क्रॉस करता है नॉन स्टॉक आइटम के केस में, तो इस केस में जो अप्रूवल अथॉरिटी होंगे वो PHOD होंगे, यानी जिस डिपार्टमेंट के लिए रिक्वायरमेंट होगा उसका प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट इसका अप्रूवल अथॉरिटी होगा अगर उसका परचेज वैल्यू 45 लाख से एबव जाता है। तो यहाँ पर जो पूछे गए थे कि जो परचेज जो आइटम से हमारा अप्रूव करने का वो एबव 5 लाख से और लेस देन 15 लाख से, तो यहाँ पर जो रेंज होता है वो 2 लाख से लेकर 15 लाख के बीच जो रेंज होता है अप्रूवल का वो सीनियर DME यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो PL नंबर इज अ यूनिक 8 डिजिट नंबर यूज्ड फॉर स्टॉक आइटम, यानी जो PL नंबर जो होता है जिसे हम प्राइस लिस्ट नंबर के नाम से जानते हैं, प्राइस लिस्ट, जिसका प्रयोग हम स्टॉक आइटम के लिए करते हैं और यह 8 डिजिट का होता है। तो यह भी स्टेटमेंट हमारा पहला स्टेटमेंट सही उत्तर है। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर बात करें यहाँ पर तो लास्ट डिजिट ऑफ PL नंबर इज चेक डिजिट, यानी जो 8 अंकों का जो प्राइस लिस्ट नंबर होता है इसका जो लास्ट डिजिट होता है 8वां अंक, यह इसका चेक डिजिट को इंडिकेट करता है, जिसके माध्यम से जो PL नंबर का फॉर्मेशन हुआ है वह सही है या गलत है इसकी जांच किया जा सकता है। तो यह भी स्टेटमेंट हमारा सही है, यानी ऑप्शन नंबर C बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है फॉर नॉन स्टॉक परचेज एक्सेप्ट सेफ्टी आइटम्स फाइनेंस बेटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ इंडेंट अप टू वैल्यू। यहाँ पर बोला गया कि अगर कोई नॉन स्टॉक आइटम का परचेज करना हो, ध्यान रखिए यहाँ पर सेफ्टी नॉन सेफ्टी कैटेगरी को छोड़कर है जिसमें हमारा फाइनेंस यानी फाइनेंस बेटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं हो। जब भी कोई आइटम के लिए एक लिमिट रखा गया जिससे अगर ऊपर वेरी करता है तो उसमें हमारा फाइनेंस बेटिंग की रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पर हमसे कंडीशन दिखा गया है कि नॉन स्टॉक आइटम तो परचेज करना है, लेकिन यहाँ पर सेफ्टी कैटेगरी को छोड़कर और जो फाइनेंस की बेटिंग की रिक्वायरमेंट होगा वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर सिंपली हम पहले देखेंगे कि जो नॉन स्टॉक की केस में हम बात करें, नॉन स्टॉक के केस में हमारा
अप टू 2.5 लाख तक, अप टू 2.5 लाख तक अगर कोई वैल्यू है आइटम का, तो इसमें फाइनेंस के रेटिंग का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। वहीं हम बात करें सेफ्टी आइटम की, अगर बात करें हम, तो सेफ्टी कैटेगरी के आइटम जो होगा हमारा, यहाँ पर जो नॉन स्टॉक में हमारा पहला यहाँ पर हम डिस्कस किए 2.5 लाख, यह हमारा नॉन सेफ्टी का है। दूसरा हमारा सेफ्टी कैटेगरी का, सेफ्टी कैटेगरी का हमारा अगर आइटम नॉन स्टॉक आइटम होगा तो इस केस में हमारा जो 10 लाख तक आप परचेज कर सकते हैं मैक्सिमम, जहाँ पर हमें फाइनेंस के द्वारा वेटिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगा। यानी नॉन स्टॉक आइटम के केस में हमारा नॉन सेफ्टी में 2.5 लाख, वही सेफ्टी कैटेगरी में हमारा 10 लाख तक हमारा फाइनेंस वेटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होता है। प्रश्न की तरफ चलिए अगर, तो प्रश्न में बोला गया यहाँ पर कि फाइनेंस वेटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होना चाहिए और एक्सेप्ट सेफ्टी कैटेगरी, यानी सेफ्टी कैटेगरी को छोड़कर यानी नॉन सेफ्टी कैटेगरी का होना चाहिए। तो इस केस में केवल और केवल 2.5 लाख तक मैक्सिमम आप परचेज कर सकते हैं विदाउट वेटिंग रिक्वायरमेंट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, फॉर इन्वेंट्री कंट्रोल स्टॉक आइटम इन इंडियन रेलवे इज क्लासीफाई इनटू 3 कैटेगराइज नेमेज। यानी यहाँ पर बोला गया कि जो रेलवे के अंतर्गत स्टॉक आइटम के लिए जो इन्वेंट्री कंट्रोल किया जाता है, सूची नियंत्रण, उसको 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। कौन कौन सा है, तो यहाँ पर हमारा बात करें कि जो स्टॉक आइटम के लिए जो इन्वेंट्री कंट्रोल किए जाते हैं, जिसका इंडेंट की अगर बात करें मकसद की, तो वो इसका फाइनेंस जो परफॉर्मेंस होता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, उनको इम्प्रूव करने का काम हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल के माध्यम से किया जाता है, ताकि हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छे किया जा सके। इसके लिए अलग अलग तरह का हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल होते हैं। इसमें एक होता है हमारा ABC, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑलवेज बेटर कंट्रोल। इसमें दूसरा होता है हमारा VED, जिससे हमारा विटल, एसेंशियल एवं डिजायरेबल के बेसिस पर क्लासीफाई किए जाते हैं। इसके अलावा हमारा होता है FSN, फास्ट, स्लो एवं नॉन मूविंग। जिसके अलावा ये 3 मेन हमारा यूज में लिए जाते हैं रेलवे के अंतर्गत स्टॉक आइटम को क्लासीफाई करने के लिए। तो इसमें बोला गया था कि कौन सा यहाँ पर है, तो ABC दिया गया है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर A में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन रेफरेंस टू स्टोर्स टेंडर्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पर स्टोर टेंडर के रेफरेंस के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि ओपन टेंडर इज ओपन फॉर पार्टिसिपेशन फॉर ऑल फार्म्स। यानी जो ओपन टेंडर है वो जितने भी फार्म्स हैं उन सारे को इसमें पार्टिसिपेशन करने के लिए अलाउ किया गया है ओपन टेंडर के अंतर्गत। यह स्टेटमेंट हमारा सही है। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा है, सिंगल टेंडर आर ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू OEM, यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को इसमें रेस्ट्रिक्टेड किया गया है। तो गलत है, क्योंकि सिंगल टेंडर के अंतर्गत हमारा जब भी कोई आइटम को परचेज करना हो तो इसके अंतर्गत सिंपली हमारा PSC के जारी किया जाता है हमारा सिंगल टेंडर के माध्यम से ही, और यह तब जारी किया जाता है जब यह संभव हो कि उस पार्टिकुलर आइटम के बिना काम नहीं चल सकता और यह पार्टिकुलर आइटम हमारा कोई पार्टिकुलर फार्म्स के द्वारा मैन्युफैक्चर्स किए जा रहे हैं। तो इस बेसिस पर हमारा यूजर डिपार्टमेंट द्वारा प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जिसके माध्यम से हमारा सिंगल टेंडर के माध्यम से हमारा उस पार्टिकुलर आइटम का परचेज किया जाता है। इसमें सिंपली हमारा फाइनेंशियल कंकरेंस की रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पर हमारा कोई भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता है, किसी भी हम उससे पार्टिकुलर हम परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट की अगर तरफ चले अगर, तो इसमें बोला गया है लिमिटेड टेंडर इज नॉट परमिटेड इन इंडियन रेलवे। तो लिमिटेड टेंडर अभी रेलवे में कार्यरत है। इसमें हमारा सिंपली RDSO के द्वारा जो बनाए लिस्ट के द्वारा ही हम उसके अंतर्गत किसी भी पार्टिकुलर बिडर्स या सप्लायर्स को हम कॉल कर सकते हैं। तो वह हमारा RDSO के द्वारा तय किया गया है, जो कि वर्किंग में है हमारा लिमिटेड टेंडर। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर A यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन नंबर A, जिसमें ओपन टेंडर के अंतर्गत जितने भी फार्म्स हमारे मैन्युफैक्चर सप्लायर्स सारे को पार्टिसिपेशन करने का यहाँ पर अलाउ किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है,
इन केस ऑफ रिजेक्शन ऑफ मटेरियल फ्री पीरियड परमिटेड टू सप्लायर टू लिफ्ट द मटेरियल विदाउट डैमेज चार्जेज। यानी यहाँ पर बोला गया है कि इन केस ऑफ एक किसी केस में अगर कोई मटेरियल को रिजेक्शन किया जाता है तो इसके लिए पार्टिकुलर जो कंपनी होगा उनके लिए फ्री पीरियड रखा गया, परमिट किया गया है सप्लायर्स को, ताकि वो अपना मटेरियल को बिना डैमेज चार्जेस का लिफ्ट करके ले जाए। उसके लिए फ्री पीरियड जो रखा गया है वो 21 डेज का रखा गया है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑल्सो सर्व्स एज इंस्पेक्टिंग एजेंसी फॉर रेलवे मटेरियल सप्लाईज। यहाँ पर बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा इंस्पेक्टिंग एजेंसी के तौर पर रेलवे मटेरियल सप्लाईज में काम करते हैं, सर्व करते हैं। तो इसमें हमारा रिट्स है। रिट्स से रिलेशन की अगर बात करें हम, द रिट्स सिंपली हमारा रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस से रिलेटेड होता है। इसके अलावा आरडीएसओ भी एज अ रेलवे मटेरियल सप्लाईज के इंस्पेक्टिंग एजेंसी के तौर पर सर्व करता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए एंड बी। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, एज पर D&A रूल्स यानी डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स के अनुसार जो स्टैंडर्ड फॉर्म 2 इज इशूड फॉर, यानी जो स्टैंडर्ड फॉर्म 2 इशू किया जाता है वो सिंपली डिम सस्पेंशन के लिए इशू किया जाता है कि कोई कर्मचारी अगर पुलिस कस्टडी में 48 आवर्स से ज़्यादा अगर क्रॉस करता है तो जिस पीरियड से उसको कस्टडी में लिया गया है उस दौरान से कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसके लिए कर्मचारी को SF2 जारी किया जाता है, जिसे हम डिम्ड सस्पेंशन के तौर पर जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा नॉर्मल सस्पेंशन के लिए SF1 जारी किया जाता है। माइनर पेनाल्टी यानी छोटी शास्ति के लिए SF11 और मेजर पेनाल्टी के लिए SF5 जारी किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, एज पर डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेनाल्टी। निम्नलिखित में से कौन सा एक पेनाल्टी है अनुशासन एवं अपील नियम के अनुसार? तो विदहेल्ड ऑफ इंक्रीमेंट इन पे ये भी एक पेनाल्टी है। विदहोल्ड ऑफ प्रिविलेज एवं पास ये भी है। इसके अलावा सेंस्योर जो होता है जो कि स्टॉपेज जो माइनर पेनाल्टी के अंतर्गत आता है, ये सारे के सारे पेनाल्टी के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन नंबर डी आर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, पेनाल्टी ऑफ कंपल्सरी रिटायरमेंट रिमूवल और डिसमिसल फ्रॉम सर्विस इज ओनली इम्पोज्ड बाई। यहाँ पर बोला गया है कि कोई कर्मचारी को पेनाल्टी के तौर पर अगर उसे कंपल्सरी रिटायरमेंट या रिमूवल या डिसमिसल फ्रॉम सर्विस किया जाता है तो वो केवल और केवल किसके द्वारा इम्पोज किए जाएंगे? तो यह जो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी होगा जो उस कर्मचारी को अपॉइंट किए होंगे वही उसी के द्वारा केवल या रिमूवल फ्रॉम सर्विस हो या कंपल्सरी रिटायरमेंट हो या डिसमिसल फ्रॉम सर्विस हो यह किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस केस में कर्मचारी को SF5 जारी किया जाता है, बड़ी शास्ति जिसे हम मेजर पेनाल्टी बोलते हैं। इसी के अंतर्गत हमारा सारे जो टर्म्स एंड कंडीशन है कंपल्सरी रिटायरमेंट के रिगार्डिंग, रिमूवल हो या डिसमिसल फ्रॉम सर्विस हो, सारे के बारे में डिटेल में बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, एज पर डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स द अपीलेट अथॉरिटी इज एक्सप्लेन्ड एज, यानी अनुशासन एवं अपील नियम के अनुसार जो अपीलेट अथॉरिटी है उसको एक्सपेंड किया गया है। तो 1 लेवल एबव द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, यानी अनुशासनात्मक अधिकारी से जो एक लेवल ऊपर के जो ऑफिसर्स होते हैं उसे हम अपीलेट अथॉरिटी के तौर पर जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, ए रेलवे एम्प्लॉइज आफ्टर 5 years ऑफ सर्विस इज इंटाइटल्ड फॉर हाउ मेनी सेट्स ऑफ प्रिविलेज पासेस इन अ कैलेंडर ईयर। यानी यहाँ पर हम बात करें कि कोई कर्मचारी अगर यहाँ पर यह मेंशन नहीं किया गया है कि कोई कर्मचारी, तो यहाँ पर सिंपली हम बात करें कि ग्रुप ए एंड बी ऑफिसर्स जो होते हैं उनको आफ्टर ज्वाइनिंग से ही 6 सेट प्रिविलेज पास पर ईयर दिया जाता है। लेकिन अगर बात करें ग्रुप सी एंड डी एम्प्लॉयज़ का, तो इस केस में उसे आफ्टर ज्वाइनिंग 1 सेट पास
पर ईयर दिए जाते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। 5 ईयर्स तक उसे 1 सेट ही जारी किया जाता है। लेकिन हम बात करें आफ्टर 5 ईयर्स यानी 5 ईयर्स के बाद उसे 3 सेट पास जारी किया जाता है पर ईयर इन कंडीशन ऑफ ग्रुप सी एंड डी एम्प्लॉयज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 3 सेट पास पर ईयर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हाउ मेनी ईयर्स ऑफ सर्विस आर रिक्वायर्ड फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पासेज। यानी यहाँ पर बात किया गया है PRCP के बारे में, यानी कोई कर्मचारी पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पासेज अगर लेना चाहता है तो उसके लिए जो मिनिमम जो सर्विस रखा गया है 20 ईयर्स रखा गया है मिनिमम सर्विस, जिसके करने के बाद अगर कोई कर्मचारी रिटायरमेंट लेता है तो आफ्टर रिटायरमेंट भी उसे पास जारी किए जाएंगे रेलवे प्रशासन के द्वारा, जिसमें बोला गया कि अगर कोई अधिकारी ग्रुप एंड बी ए और बी का अगर होगा तो उसे 3 सेट पास जारी किया जाएगा पर ईयर। सी एंड डी एम्प्लॉयज को 2 सेट पास जो पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पासेस है और 2 की संख्या में पर ईयर दिए जाएंगे आफ्टर क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 20 ईयर्स। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 ईयर्स। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हु आर एंटाइटल्ड फॉर पास अंडर द कैटेगरी ऑफ डिपेंडेंट्स। डिपेंडेंट्स के कैटेगरी के आधार पर पास के अंतर्गत कौन कौन से होल्डर आते हैं, तो एडॉप्टेड सन हो या लीगली डाइवोर्स डॉटर हो या मदर हो, सारे के सारे पास के जो रूल्स के अनुसार एज अ डिपेंडेंट के तौर पर ही कंसीडर किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डिपेंडेंट के केस में मैक्सिमम 2 डिपेंडेंट्स प्रत्येक पास के अंतर्गत अलाउ होते हैं, तो इसका आप याद रखें। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज फॉर इनकेसमेंट ऑफ लीव एट द टाइम ऑफ सुपर एनुएशन। यानी रिटायरमेंट के समय जो नंबर ऑफ लीव जो होता है इनकेसमेंट का, कर्मचारी मैक्सिमम कितने नंबर्स में इनकेसमेंट करा सकता है रिटायरमेंट के समय यानी सुपर एनुएशन के समय, तो यह मैक्सिमम नंबर 300 की संख्या में ही अपना वह इनकेसमेंट करा सकता है लीव का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट काइंड ऑफ लीव कैन बी कंबाइंड विथ कैजुअल लीव। निम्नलिखित में से किस प्रकार के लीव को हम कैजुअल लीव के साथ कंबाइन कर सकते हैं, तो पैटर्निटी लीव को नहीं कर सकते, स्टडी लीव को नहीं कर सकते, केवल और केवल स्पेशल कैजुअल लीव को हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि द पैटर्निटी लीव shall be availed of within 6 month of date of delivery। यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो पैटर्निटी लीव जो 15 दिन का दिया जाता है वह उसे 6 महीने के अंदर लेना होता है, अदरवाइज उसे लैप्स कर दिया जाएगा। तो यह स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है मैक्सिमम पीरियड ऑफ पैटर्निटी लीव 15 डेज। तो यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ऑन बीच ग्राउंड स्पेशल कैजुअल लीव इज ग्रांटेड टू अ रेलवे सर्वेंट। निम्नलिखित में से किस ग्राउंड बेसिस पर जो कर्मचारी को स्पेशल सीएल जो दिया जाता है वह प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इसके लिए हम बात करें अगर तो इसके लिए कुछ कंडीशन रखे गए हैं। इसमें पहला कंडीशन है कि कर्मचारी कोई स्पोर्ट्स वगैरह में भाग लेना हो या कोई कल्चरल प्रोग्राम्स हो या फैमिली प्लानिंग जिसे हम बोलते हैं वेलफेयर प्रोग्राम के तौर पर अगर लेना हो। इसके अलावा कोई कर्मचारी को कोई मीटिंग ट्रेड यूनियन का हो या फेडरेशन में अटेंड करना हो तो उसके केस में भी उसे स्पेशल कैजुअल लीव प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला बोला गया है कि चाइल्ड केयर लीव कैन बी अवेल्ड फॉर फर्स्ट 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रेन।
तो यह स्टेटमेंट सही है कि जो फीमेल रेल कर्मचारी को जो चाइल्ड केयर लीव प्रोवाइड करवाया जाता है वह फर्स्ट या जिसे आप इल्डेस्ट टू सर्वाइविंग चिल्ड्रेन के तौर पर बोला जा सकता है, उस केस में दिया जाता है। सेकेंड बोला गया है कि चाइल्ड केयर लीव कैन बी अवेल्ड फॉर चिल्ड्रेन अप टू 14 ईयर्स, जो कि गलत है। यह 18 ईयर्स तक वह, जब तक वह जो चाइल्ड होगा वो बालिग ना हो जाए तब तक वह चाइल्ड केयर लीव ले सकता है। तो यहाँ पर जो सही स्टेटमेंट होगा वो केवल और केवल फर्स्ट स्टेटमेंट होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें पहला बोला गया है प्रमोशन कैन बी डन ड्यूरिंग द पेनल्टी ऑफ विदहोल्डिंग ऑफ प्रिविलेज पासेज एंड पीटीओ, यानी कोई कर्मचारी को अगर पेनाल्टी दिया गया है जिसके पेनाल्टी के तौर पर उसे पास और पीटीओ को बंद कर दिया गया है। पास और पीटीओ को बंद करना, इसके लिए कर्मचारी को इससे पहले यानी माइनर पेनाल्टी बोलते हैं। इस दौरान भी कर्मचारी को प्रमोशन किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर बात करें तो बोला गया है कि एम्प्लॉइज ऑन सस्पेंशन इज एलिजिबल फॉर सबसिस्टेंट अलाउंसेज, यानी जिसे हम निर्वाह भत्ता बोलते हैं। कर्मचारी सस्पेंशन के पीरियड में से एलिजिबल होंगे या इस सब्सिडेंट अलाउंस के लिए कर्मचारी को SF3 जारी किया जाता है और यह कर्मचारी के सिग्नेचर के साथ ही यह इशू किए जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द प्रीवियस ईयर्स पास इशूड इन अ न्यू ईयर, यानी जो नए वर्ष के लिए जो पास जारी किया जाता है प्रीवियस ईयर पीरियड के दौरान, तो इसका जो वैलिडिटी पीरियड होता है वो कितना होता है। यानी कोई कर्मचारी 31 दिसंबर को अगर कोई पास या पीटीओ जारी करता है तो इसका जो वैलिडिटी पीरियड होता है वो 5 मंथ इसका वैलिडिटी पीरियड होता है, यानी जो नेक्स्ट ईयर के लिए यह वैलिड होगा और तो वह 30 मई तक केवल यह वैलिड होगा नेक्स्ट ईयर का। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी अप टू 30 मई इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें अगर तो रेलवे सर्वेंट ऑन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव इज एंटाइटल्ड फॉर व्हाट अमाउंट ऑफ लीव सैलरी, यानी कोई कर्मचारी अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जिसे हम EOL बोलते हैं, EOL की अगर बात करें हम तो EOL तब जारी किया जाता है जब किसी भी प्रकार का दूसरे लीव के लिए वो एडमिसिबल नहीं होता है, तब जाकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव कर्मचारी को जारी किया जाता है। इसके लिए अगर बात करें कि जब भी कोई कर्मचारी अगर EOL यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के दौरान होता है तो इस दौरान कर्मचारी को कोई भी पेमेंट नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो 3 प्रश्न पूछे गए हैं वो ऑफिशियल लैंग्वेज का पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 344 के 4 के अनुसार संसदीय समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होंगे, यानी हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन लोकसभा फ्रॉम पार्लियामेंट्री कमेटी एज पर कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन 344 ऑफ फोर्स सब, यानी 344 के 4 के अनुसार जो लोकसभा के अंतर्गत जो मेंबर्स होंगे संसदीय समिति के अंतर्गत, टोटल संसदीय समिति में 30 मेंबर्स होते हैं। 20 मेंबर्स जो होते हैं वो लोकसभा से आते हैं, 10 मेंबर्स जो होते हैं वो राज्यसभा से आते हैं, जबकि इसके अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। तो यहाँ पर केवल लोकसभा के रिगार्डिंग पूछा गया था, तो 20 मेंबर्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि अनुच्छेद 344 के 1 के अनुसार राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था, यानी जो ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन के रिगार्डिंग यहाँ पर पूछा गया है कि ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन का एस्टेब्लिश्ड ने स्थापना या गठन कब किया गया था, एज पर आर्टिकल 344(1) के अनुसार। तो यह जो गठन किया गया था वो 7 जून 1955 को किया गया था। जिस समय इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे वो BG खेर को बनाया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर
ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल है? तो कुल भाषाओं की संख्या की अगर बात करें 8वीं अनुसूची में तो टोटल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, राजभाषा नियम 11(2) के अनुसार केंद्र सरकार में किसी कार्यालय के प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टर के प्रारूप और शीर्षक को किस भाषा में होना चाहिए? यानी जो राजभाषा अधिनियम में जो टोटल 12 नियम बताए गए हैं उसमें सेक्शंस हैं, जिसमें से बोला गया कि जो 11(2) के अनुसार जो किसी कार्यालय ऑफिसेज वगैरह में अगर जो रजिस्टर वगैरह यूज किए जाते हैं, इनका जो फॉर्मेट होना चाहिए, प्रारूप होना चाहिए, वह किस टाइटल्स वगैरह वो किस लैंग्वेज में होना चाहिए? तो वह हिंदी एंड इंग्लिश दोनों फॉर्मेट्स में रजिस्टर जो यूज किए जाते हैं उसका फॉर्मेट या टाइटल्स वगैरह होगा, वो दोनों बाइलिंगुअल यूज किए जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, राजभाषा 1976 के नियम के अनुसार जो दादर एवं नागर हवेली जो एवं दमन दीव के जो क्षेत्र हैं वह किस रीजन के अंतर्गत आते हैं? तो एज पर 1976 ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स के अनुसार अगर देखा जाए तो इंडिया कंट्री को 3 रीजन्स में डिवाइड किए गए हैं, इसमें ए रीजन्स, बी रीजन्स एवं सी रीजन्स, जिसमें से जो दादर और नागर हवेली हो या दमन दीव के क्षेत्र हो यूनियन टेरेटरी का, वो सारे के सारे बी रीजन्स यानी ख क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, वर्ष 1973 यानी 1973 में जो गठित पहली हिंदी सलाहकार समिति, हिंदी सलाहकार समिति के केस में इसका जो अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, वो कौन थे? तो चूंकि आप जानते हैं किसी भी मिनिस्ट्री का जो हिंदी सलाहकार समिति होता है वो उस मिनिस्ट्री का जो मिनिस्टर होते हैं वही इसका चेयरपर्सन होते हैं। तो उस समय जो 1973 में जो रेलवे का मिनिस्टर थे वह श्री ललित नारायण मिश्र थे, जो उस समय के पहले रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता में गजेटेड और नॉन गजेटेड वर्गों के प्रथम पुरस्कार के रूप में कितनी राशि प्रदान किया जाता है? तो यहाँ पर सिंपली हम बात करें कि जो रेल मंत्री हिंदी प्रतियोगिता जो कंडक्ट करवाया जाता है, जिसका मकसद होता है कि रेलवे कर्मचारी को रेल संचालन हो या प्रबंधन संबंधी विषयों पर निबंधन लिखने में प्रति जो प्रेरित करने का काम करता है, जिसमें निबंध जो होता है वह 2500 के वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यह इसमें ध्यान रखा जाता है। जिसमें गजेटेड ऑफिसर्स के लिए हो या नॉन गजेटेड, दोनों के लिए अलग अलग पुरस्कार दिए जाते हैं। जिसमें अगर बात करें कि दोनों केसेस में जो फर्स्ट रैंक वाले जो होते हैं उन्हें 6000 रुपये एज आ कैश दिया जाता है, जबकि सेकेंड रैंक वाले को 4000 रुपये दिए जाते हैं कैश के तौर पर। तो यहाँ पर पूछा गया था कि जो प्रथम पुरस्कार के तौर पर किसे मिलेगा? तो प्रथम पुरस्कार में 6000 रुपये दिए जाएंगे, चाहे वो नॉन गजेटेड से हो या गजेटेड से हो, दोनों के लिए अलग अलग सेपरेट अमाउंट दिए जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय हिंदी दिवस की अगर बात करें हम, नेशनल हिंदी डेज का, तो यह 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, राजभाषा नियम के अनुसार यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा हो या इसके इक्विवेलेंट हो या उससे उच्च हायर कंडीशन वाले जो एग्जाम्स को हिंदी में, ध्यान रखें हिंदी से उत्तीर्ण कर लिया हो, तो उस कर्मचारी को क्या समझा जाएगा? तो वह कर्मचारी को समझा जाएगा कि वह हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर लिया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर
ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति यानी जोनल स्तर पर जो ऑफिशियल लैंग्वेज का जो कार्यान्वयन समिति के जो चेयरपर्सन होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वह उस जोनल का जनरल मैनेजर यानी महाप्रबंधक होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके पास भी कोई ऐसा पेपर है जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर भेज सकते हैं। धन्यवाद।